बच्चों आवाज आ रही है? एक बार मुझे बताइएगा। बच्चों आवाज आ रही है? एक बार जरा जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, आ रही है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, गुड इवनिंग बच्चों, बहुत बढ़िया। बढ़िया हैं आप सभी। चलिए, हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा? मानव जनन। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा जी, ठीक है। और कल क्लास जो है आपकी 3 बजे होगी। कल क्लास जो है वो आपकी 3 PM पर होगी। 3 PM से लेकर 5:40 PM तक चलेगी। यानी 2 घंटे 40 मिनट की कल क्लास होने वाली है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखो, जिनका स्कूल है वो फिर लेट लें बेटा, ऐसे तो नहीं होएगा ना, फिर काम नहीं चल पाएगा ना। फिर क्लास तो अटेंड करनी ही पड़ेगी, या तो बाद में अटेंड कर लीजिए। इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा दोस्त, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह की आपको चीजें चाहिए, समझ में भी आए, सारी चीजें भी हो, तो थोड़ा सा तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ भाई सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाया कहाँ है जो अभी समझ में आ जाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ ये चीज बताई है कि कल जो है क्लास जो होएगी वो 3 से 5:40 तक होएगी, ठीक है सर। फिर फिजिक्स की कितने बजे होगी? अरे फिजिक्स की तो शाम को होती है मेरे भाई। फिजिक्स की तो अच्छा 5:30 तक होगी, सॉरी 5:30 तक, ठीक है। 5:45 से होती है ना आपकी फिजिक्स की, तो 5:45 मतलब कुल मिलाकर कल 4 बजे नहीं 3 बजे क्लास होगी, ये है, ठीक है। ओके, चल आइए बेटा, मानव जनन ये हमारा चैप्टर चल रहा था, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और चलिए, हम यहां पर नर जनन तंत्र पढ़ चुके थे, हम लोग स्टार्ट कर चुके थे मादा प्रजनन तंत्र, और ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है? मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बेटा? मादा प्रजनन तंत्र में हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी किसकी? अंडाशय की। अंडाशय पढ़ लिया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद अंडाशय के बाद हम लोगों ने फैलोपियन नलिका की बात करी थी। फैलोपियन नलिका 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, एक जोड़ी होती है। 4 भाग थे इसके कुल मिलाकर, या मैं बोलूंगा 3 भाग थे, जिसमें से एक भाग था कौन सा? इनफंडिब्यूलम, जिसको हमने कीपक बोला था, जिसपे उंगली नुमा संरचना थी कौन सी? फिम्बरी, जिसको हमने झालर बोला था। जब अंडोत्सर्ग होता है, यानी इस अंडाशय से अंडाणु निकलता है, तो उसको पकड़ने में हेल्प करती है कौन? ये उंगली नुमा संरचना अंदर डाल देती है। कीपक से होते हुए सबसे लंबा भाग जो था वो कौन सा था? आपका तुम्बिका। तुम्बिका में क्या होता है? निषेचन होता है, बता दिया था। फिर उसके बाद होता है संकीर्ण पथ, जो किसमें खुलता है? गर्भाशय में खुलता है। ये हम लोग पढ़ चुके थे, यानी फैलोपियन नलिका हम बात कर चुके थे। अब फैलोपियन नलिका के बाद अगला जो टॉपिक आ रहा था, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना, वो था क्या? गर्भाशय। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? गर्भाशय की बात करने वाले हैं दोस्त, ठीक है। आइएगा, किसकी बात कर रहे हैं? गर्भाशय की बात करने वाले हैं, ठीक है। बिंदु दर बिंदु चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला, गर्भाशय को हम लोगों ने कुछ नाम दिए थे, अगर आपको याद आ रहा हो, गर्भाशय को हमने क्या क्या नाम दिए थे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। यूट्रस बोला था, हिस्टेरा बोला था, मेट्रा बोला था, वूम्ब बोला था। वूम्ब का मतलब होता है बच्चा दानी, ठीक है जी। ये वाली बातें थी। पता नहीं, मैंने ये नंबर, मेरा नंबर जो था, पर्सनल नंबर जो था, मुझे ना वो पर्सनल नंबर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि है ना कुछ बच्चे हैं जो इस बैच में हैं, जो जैसे नाम बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ट्रू कॉलर पर उस बच्चे का नाम आ रहा था दीप्ति यदुवंशी, और व्हाट्सएप पर नाम था प्रतीक। पता नहीं क्या चाहते हैं, उठ पटांग लिखते हैं। ओए अंकल, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाना, ये क्या पढ़ा रहा है? इस तरह की लैंग्वेज यूज में लेते हैं। ज्ञान बांटना है, ज्ञान बांटना है, 2 साल के कोर्स में बांटना, यहां क्यों बांट रहा है? ये लैंग्वेज यूज में लेते हैं,
ठीक है, तो नहीं चाहता था ये चीज करना, ब्लॉक कर दिया उसको। लेकिन उसकी एक बात ये सही लगी कि उसने बोला सर एनसीईआरटी पढ़ाओ ना। फिर उसने ये बोला भी सही कि सर आप एनसीईआरटी पढ़ा दो ना। मैंने कहा बात तो सही कह रही है, अब कह रहा है कि कह रही है, लैंग्वेज बड़ी गलत थी, लैंग्वेज बड़ी गलत थी बोलने की। अगर सीधा सीधा बोल देते या बोल देती, ढंग से बात करती, तो फिर भी हाँ कंसीडर करता, लेकिन ये कोई लैंग्वेज नहीं होती बात करने की। ठीक है, चलो अब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। मैं अपना ज्यादा ज्ञान बांटूंगा नहीं, जो एनसीईआरटी है वही पढ़ेंगे। ठीक है, फालतू की चीज क्या करनी है ना। चलो आइएगा। सो बेटा गर्भाशय की बात कर रहे थे। गर्भाशय में सबसे पहला बिंदु जो था वो ये, गर्भाशय को निकाल देने की प्रक्रिया को हमने क्या बोला था, हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, हिस्टेरेक्टोमी ये मैंने आपको बता दिया था उस दिन क्लास में। हिस्टेरेक्टोमी जो होता है वो क्या होता है, गर्भाशय को निकाल देना, गर्भाशय को निकाल देना क्या कहलाता है, हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, कैसी संरचना होती है, उल्टी नाशपाती के जैसी, उल्टी नाशपाती के समान संरचना होती है। ये भी मैंने आपको उस दिन बता दिया था, किसके जैसी संरचना होती है, जैसे उल्टी नाशपाती के जैसी होती है। ठीक है, टोटल कितने भाग थे, 3 भाग थे इसके। टोटल कितने भाग थे, 3 भाग थे। कितने भाग थे टोटल, 3 भाग थे किसके, इसके गर्भाशय के। कौन कौन से 3 भाग थे मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला भाग जो ऊपर फूला हुआ था, ठीक है, ये पूरा भाग जो था, ये वाला भाग क्या बोला था हमने, इसको फंडस बोला था, अंग्रेजी में भी फंडस बोला था। फिर उसके बाद ये वाला मैक्सिमम पोर्शन, सबसे बड़ा भाग, जिसको हमने क्या बोला था, काय बोला था, अंग्रेजी में बॉडी बोलते हैं। फिर उसके बाद में ये इस तरीके से अंदर की तरफ संकुचन हुआ था, इस तरीके से। अगर आपको याद आ रहा हो, परसों की क्लास पूरी ली हो, ये पतला सा भाग था, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, ग्रीवा बोला था, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सर्विक्स। ठीक है, और ये सर्विक्स में फिर संकुचन हुआ था, और ये किसमें जाकर ओपन हुआ था, सर ये जाकर ओपन हुआ था किसमें, योनि में, जिसको हमने वेजाइना बोला था। ठीक है, सो कुल मिलाकर ये फैलोपियन नलिका थी हमारी। हम यहां पर बात कर रहे थे गर्भाशय के कितने भाग थे, 3 भाग थे। कौन कौन सा था, फर्स्ट इज फंडस, दूसरा इज काय, थर्ड इज ग्रीवा। टोटल कितने भाग है, 3 भाग है। कौन कौन सा है, फंडस, ठीक है, ऊपर का फूला हुआ भाग है। ठीक है, फंडस कौन सा है, ये ऊपर का फूला हुआ भाग जो है वो कौन है, फंडस है। दूसरा काय, तीसरा है ग्रीवा। ठीक है जी, सो ये कुल मिलाकर ये 3 भाग हैं, किसके हैं, ये 3 भाग जो है, ये 3 भाग मिलकर क्या कहलाते हैं, आपका गर्भाशय कहलाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय कहते हैं। डन। क्या कहलाते हैं, ये गर्भाशय कहलाते हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पर। चलिए अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। यहां पर ये वाला भाग जो है, ये इस तरीके से, ये क्षेत्र जो है ये एक नली के रूप में मिल रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां वाला, ये वाली जो नली जो है, ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला पोर्शन जो है, ये किसकी नलिका है, ये ग्रीवा की नलिका है। क्या मैं इसको ग्रीवा नाल बोल सकता हूं। और ये वाला भाग जो है ये योनि के अंदर है, एक नलिका के रूप में, इसको मैं योनि नाल बोल सकता हूं। नाल मीन्स नलिका। ठीक है, ये एक नलिका, नलिका मतलब क्या हो गया कि भैया ये मान लो एक संरचना है। ठीक है, और इस संरचना की ये भित्ति है, ये पहली भित्ति, फिर ये दूसरी भित्ति, और फिर ये तीसरी भित्ति।
टोटल 3 भित्तियां हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहां पर ये जो एरिया जो है, जहां से मान लो कोई मटेरियल को जाना है, तो एक नलिका का निर्माण नहीं हो गया, एक ऐसे जैसे नाल सी बन गई हो, नलिका सी बन गई हो। तो यहां पर कुल मिलाकर ये ग्रीवा के अंदर ये खाली जगह है, जैसे एक ट्यूब होती है, जैसे एक ट्यूब है ना, उस ट्यूब के अंदर जो खाली जगह होती है उसको हम ल्यूमन बोलते हैं, ल्यूमन यानी नलिका, है ना। तो अब जरा सोचिए, ये जो जगह जो है ये किसकी नलिका है? सर ये ग्रीवा की नलिका है। ये खाली जगह किसकी नलिका है? योनि की नलिका है। और ये दोनों वो नलिकाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये वो नलिकाएं हैं। यहां पर बच्चे का बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, यहां पर होता है, अंदर होता है। ये हम सारा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये हंसता खिलखिलाता हुआ बच्चा, ठीक है। ये बच्चा जब 9 महीने का पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, तो उसके बाद ये बच्चा यहां से निकलेगा। अब इस नलिका से होते हुए अगर निकलता है, इस नलिका से होते हुए अगर ये निकलेगा, तो सोचिए इन दोनों नलियों को मिलाकर क्या बोला जाएगा? जन्म नाल, बर्थ कैनाल। क्या सर यहां से क्वेश्चन बन सकता है? जी जनाब, बिल्कुल बन सकता है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी हुई है। अब क्या लिखी हुई है देखो, एनसीईआरटी में योनि नाल नहीं लिखा हुआ, योनि लिखा हुआ है ना? तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, योनि के अंदर जो भाग होएगा वो भी नलिका के रूप में, उसी प्रकार ग्रीवा के अंदर जो भाग है वो भी नलिका के रूप में। तो ग्रीवा की नलिका और योनि ऐसे बोल दे, या ग्रीवा की नलिका और योनि की नलिका। ग्रीवा के अंदर का एरिया और योनि के अंदर का एरिया दोनों मिलकर एक नलिका के रूप में बनते हैं, जिसको हम जन्म नाल कहते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। इतनी सी बात थी, डन। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो बर्थ नाल या बर्थ कैनाल, जन्म नाल, ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा बिंदु, अब इधर देखिएगा, ये जो गर्भाशय जो था, इस गर्भाशय में क्या, गर्भाशय और योनि तक में आपको 2 बार संकुचन से दिखाई दे रहे हैं, 2 बार अंदर की तरफ संकुचन से दिखाई दे रहे हैं। आई नो दीप्ति यदुवंशी, आप नहीं हो, वो मैंने चेकआउट कर लिया, कोई और होएगा, मेरे को पता है कोई और है, ठीक है। ये वो दीप्ति यदुवंशी नहीं है। और प्लीज, मैंने दीप्ति यदुवंशी और साथ में एक और बच्चे का नाम बोला, प्रतीक, जिसने इमीडिएटली व्हाट्सएप पर अपना नाम PJDJSSSS कुछ इमीडिएटली बदल लिया। सो वो एक बच्चा है जो जानबूझकर परेशान करता है, नंबर है उसके पास, करने दो, कोई बात नहीं। ये वो दीप्ति नहीं है, आई नो, ये नहीं है वो, ठीक है। सो प्लीज इस बच्ची को कुछ मत कहिएगा। मैंने सिर्फ नाम इसीलिए लिया क्योंकि उसके ट्रू कॉलर पे वो नाम दिख रहा था, है ना। और कुछ बच्चे हैं जो दूसरे बच्चों का नाम रखकर उठपटांग मैसेज भी कर रहे हैं। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है दोस्त, लिख कर ले लो। ये जो तुम काम कर रहे हो ना बच्चों, ये जो तुम ये हरकतें कर रहे हो, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये काम करते हैं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। अगले साल यहां नहीं तो कहीं और फिर तुम पढ़ोगे, कहीं और जाकर फिर ये हरकतें करोगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरी बात को सुन रहा होगा जिसने भी ये मेरे को मैसेज किया, ये इस लड़की को मैसेज किया, जो भी ये काम कर रहा है, मत कर, ठीक है। डन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या आपको यहां से यहां तक 2 बार संकुचन दिखाई दे रहे हैं? बोलिए बोलिए, यहां से यहां तक आपको 2 बार संकुचन दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सकता है नेग्लेक्ट कर दो, ब्लॉक कर दो, खत्म कर दो। तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने चाहिए जो नेगेटिविटी फैलाए, है ना। खत्म करो, हटाओ उनको, इमीडिएटली ब्लॉक कर दो, खत्म। सानू की होता रहे, करता रहे, परेशान। हाँ भाई, यहां से यहां तक आपको 2 बार संकुचन दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, 2 बार संकुचन दिखाई दे रहे। कहां पर दिखाई दे रहे हैं सर? एक तो ये रहा, एक ये रहा। 2 जगह पर अंदर की तरफ संकुचन दिखाई दे रहे हैं। अंदर की तरफ इस तरीके से दरार सी पैदा हो रही है, और इस दरार के कारण ये छिद्र सा बन जाता है, छेद सा बन जाता है। ये वाला, ये एक छेद सा बन जाता है, ठीक है।
अब ये जो छिद्र जो होता है, इसको, इन छिद्रों को हम बोलते हैं ग्रीवा छिद्र। क्या नाम देते हैं बेटा? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ग्रीवा छिद्र। क्या बोलते हैं? ग्रीवा छिद्र बोला जाता है। ओस सर्विक्स कहा जाता है। ठीक है, क्या बेटा? ध्यान से सुनिएगा। क्या? वापस से सुनिए। ये इधर फोकस करो, बस इधर 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 इधर, बस छोड़ दो, प्लीज 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 प्लीज, रिक्वेस्ट है, इधर फोकस करो, यहां पर पढ़ाई पर। ठीक है, सारे बच्चे यहां पर पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, तो आप सब भी यहीं पर फोकस करिए। यहां से यहां तक हमने बोला कि कहीं ना कहीं अंदर संकुचन हो रहा था। देखिए यहां से ये इधर से संकुचन हो रहा था, जिसकी वजह से क्या, एक छेद सा बन रहा है, यहां पर एक छेद सा बन गया। ठीक है, इन छेदों को हमने क्या बोला? ये ग्रीवा के छेद है, ये ग्रीवा भाग है, और इस ग्रीवा में एक ऊपर छेद है, एक नीचे छेद है। ठीक है, अब ये वाला छेद किसके बीच में मिल रहा है? ये वाला छेद, क्या मैं ये नहीं बोल सकता ये गर्भाशय के काय और ग्रीवा के बीच में है? दो छिद्र है, एक कहां पर है सर? एक काय और ग्रीवा के बीच में है, काय और ग्रीवा के बीच। ठीक है, और दूसरा किसके बीच में है? ग्रीवा और योनि के बीच में है। दूसरा किसके बीच में है? ग्रीवा और योनि के बीच में है। ठीक है सर, अब इन छिद्रों को क्या बोला जाता है? इन छिद्रों को बोला जाता है आंतरिक छिद्र। इसको बोला जाता है आंतरिक छिद्र, अंग्रेजी में इंटरनल ऑस, OS, और इसको बोला जाता है बाह्य छिद्र, एक्सटर्नल ऑस। तो इस तरीके से दो छिद्रों का निर्माण होता है, याद रखिएगा, दो छिद्रों का निर्माण होता है। ये वाला जो है ये आंतरिक छिद्र है, ये वाला आंतरिक छिद्र है, और ये वाला बाह्य छिद्र है। जो अंदर की तरफ है आंतरिक छिद्र, जो बाहर की तरफ है बाह्य छिद्र। ठीक है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? वापस से सुन, फटाफट रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से सुन। देख, मैंने कहा यहां से लेकर योनि तक आपको दो बार अंदर की तरफ मुड़ाव दिखा है। एक ये इधर से होता हुआ पहला वाला, फिर इसके बाद ये सेकंड वाला, जिसकी वजह से छेद का निर्माण हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे छिद्र बन गया है। ये वाला छिद्र किसके बीच में? सर ये गर्भाशय का ये वाला कौन सा भाग था? सर ये काय था। काय और ग्रीवा के बीच में छिद्र मिल रहा है, जिसको हमने क्या बोला है? आंतरिक छिद्र बोल दिया, इंटरनल ऑस बोल दिया। और ये वाला छिद्र जो है ये किसके बीच में मिल रहा है? ग्रीवा और योनि के बीच में मिल रहा है, इसको हमने एक्सटर्नल छिद्र, बाह्य छिद्र बोल दिया। अब ये कार्य क्या करते हैं? आपने सुना होगा कई बार बच्चा गिर गया, सुना होगा कि बच्चा गिर गया, बच्चा ठहर नहीं पाया, सुना है ना? बच्चा गिर गया, बच्चा ठहर नहीं पाया। तो सोच, अगर ये छिद्र जो है ये छोटे ना होकर थोड़े से फैल जाए, तो ये जो बच्चा जो इस गर्भाशय के अंदर था, जिसके ऊपर एक आवरण भी मिलता है ना? आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लेसेंटा अपरा, है ना? ये अपरा इसको ठहर नहीं पाई, और ये अपरा के साथ में ये बाहर आ गया, या ये नीचे, इसका नीचे आता जा रहा है। जैसे मैं अपने पर्सनल एक चीज बताता हूं। क्या मैं और मेरे भाई में बहुत ज्यादा गैप है, आप में से कईयों के हो सकता है होगा। मैं और मेरे भाई के बीच में गैप जो है, गैप मतलब इन द सेंस कि मेरे और मेरे भाई के बीच में 13 साल का डिफरेंस है। यानी जब मैं 9th क्लास में था तब मेरा भाई पैदा हुआ था। अब 9th क्लास में इतनी तो मैच्योरिटी आ जाती है, घर पर जब रहते हैं तो घर पर जब बातें होती हैं, जब मम्मी डॉक्टर के पास जाती थी, है ना, तो एक कंडीशन ऐसी आ गई थी कि डॉक्टर ने बोला बच्चा जो है नीचे आ गया है ना। अब उस टाइम पर इतना आइडिया नहीं होता था, लेकिन अब वो चीज समझ में आती है। बच्चा नीचे आ गया मीन्स बिल्कुल कंप्लीटली बेड रेस्ट दे दिया था, बच्चा नीचे आ गया मीन्स कि वो बच्चा इस छिद्र से बाहर आ रहा है। और प्रेगनेंसी अभी 9 मंथ की कंप्लीट नहीं हुई, कितने 6-7 मंथ की हुई है। तो इट मीन्स ये जो छिद्र है ये प्रॉपरली ब्लॉक नहीं कर रहे हैं उसको, ये जो बच्चा है उसको अंदर रोक नहीं रहे हैं, बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, बाहर आ रहा है, यानी ये छिद्र जो है फैल रहे हैं। समझ में आया? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। ये छिद्र क्या कर रहे हैं? बच्चे को यहां पर रोक रहे हैं कि भैया तू यहीं पर 9 महीने यहीं गुजारने, तेने गुजारो जरा यहां पर 9 महीने, बाहर निकलने की कतई जरूरत नहीं है अभी। लेकिन अगर ये छिद्र रोक ना पाए तो वो बच्चा बाहर आता है।
डन। सो ये चीज सिंपल सी बतानी थी। डिटेल में जाते हैं तो यहां पर एक प्लग सा बन जाता है जिसे हम कैलोज प्लग बोलते हैं, जो टूट जाता है तो बच्चा नीचे आ जाता है। इतना डिटेल में जाने की अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डन। ये था बेटा जी किसकी बात कर रहे थे हम लोगों ने, यहां पर किसकी बात करी है, ये गर्भाशय की बात करी है। ठीक है, अब गर्भाशय में मैंने कौन कौन से बिंदु बताया फटाफट देख। हिस्टेरेक्टोमी, गर्भाशय को निकाल देना, उल्टी नाशपाती के समान होता है, 3 भाग होते हैं, ये 3 भाग है, ऊपर वाला फंडस है, सबसे बड़ा काय है, फिर ग्रीवा है, ग्रीवा के नीचे कौन है, योनि। ग्रीवा की नलिका और योनि मिलकर क्या कहलाती है, जन्मनाल कहलाती है। इसको चौथा बिंदु मान ले। 5वां बिंदु मैंने तेरे को यहां पर यह बता दिया कि ग्रीवा के अंदर जो छिद्र जो होते हैं उनको हम ग्रीवा छिद्र ये बोलते हैं, 2 छिद्र होते हैं। डन। अब छठा बिंदु जो है वो है गर्भाशय की दीवार। क्या इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, आंतरिक संरचना जब हम देखते हैं, आंतरिक संरचना जब हम देखते हैं, किसकी संरचना देख रहे हैं बेटा जी यहां पर, जब हम गर्भाशय की आंतरिक संरचना देखते हैं तो हमें पता लगता है कि गर्भाशय प्लस फैलोपियन नलिका। ध्यान से सुनना, कई बच्चों को लगता है क्या सिर्फ गर्भाशय, नहीं, गर्भाशय प्लस फैलोपियन नलिका की मैं यहां पर बात करने वाला हूं। गर्भाशय और फैलोपियन नलिका जो है ये 3 भित्तियों से कवर्ड होते हैं। कितने? 3 भित्तियों से कवर्ड होते हैं। योनि नहीं, योनि नहीं, योनि नहीं, योनि अभी आए। 3 भित्तियों से कवर्ड होते हैं। कौन? आपके गर्भाशय भी और फैलोपियन नलिका भी। अब देखिए ये जो यहां पर मैंने डायग्राम बनाया, मैं वापस से बना रहा हूं। ठीक है, एक तरफ की फैलोपियन नलिका दिखाऊंगा बेटा जी मैं, दोनों तरफ की नहीं दिखाऊंगा, एक तरफ की फैलोपियन नलिका दिखाऊंगा। ये एक ही बार में समझना था, बार बार नहीं। ठीक है, एक ही बार में समझना है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। देख मेरे भाई, सबसे पहले ये है सबसे बाहरी संरचना, सबसे बाहरी स्तर है ये वाली फर्स्ट। इसको हम सिरोसा या आउटर मोस्ट लेयर। देख यहां पर सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, गर्भाशय की बात करते हैं। ये गर्भाशय है, इस गर्भाशय में जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ये होती है सिरोसा। ठीक है, कौन है बेटा, ये एक सिरोसा है, या इसको अगर सिरोसा नाम भी याद ना रहे तो इसको हम गर्भाशय के अंदर क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, पेरीमेट्रियम। और हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य गर्भाशय भित्ति। सिंपल, क्या बोला, बाह्य गर्भाशय भित्ति। ठीक है, ये एक पतली मेम्ब्रेन होती है। क्या बोलते हैं, ये एक पतली मेम्ब्रेन होती है। कौन, सिरोसा जो है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, सिरोसा पेरीमेट्रियम बाह्य गर्भाशय भित्ति। ये एक पतली झिल्ली होती है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने, ये एक पतली झिल्ली होती है। इसको हम अंतरंग पेरिटोनियम भी बोल देते हैं, अंतरंग पेरिटोनियम। अब ये वर्ड सुनकर मैं पूछना चाहता हूं आप में से कितने बच्चों को ये वर्ड याद है, जरा जल्दी से बताइएगा। अंतरंग पेरिटोनियम कितने बच्चों को याद है? हाँ जी, आहार नाल में भी होती है। देखो, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसके लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं सिरोसा। पेरीमेट्रियम का मतलब, पेरीमेट्रियम वर्ड कहां से है, सोच, मेट्रा। मेट्रा वर्ड क्या था तेरे को पता है, मेट्रा मींस यूट्रस। यूट्रस को हमने क्या बोला था, मेट्रा, वहां से वर्ड आया मेट्रियम। और पेरी का मतलब होता है परी, परी मींस आउटर मोस्ट। इसको हम बाह्य गर्भाशय भित्ति या परी गर्भाशय भित्ति भी बोल देते हैं। देख, कई सारे नाम हैं। फिर बालक बोलेगा सर एनसीईआरटी पढ़ाओ ना, जो एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी में बाह्य गर्भाशय भित्ति लिखा हुआ है,
तो मैंने यहां पर लिख दिया इसको परिगर्भाशय। परि मीन्स पेरिफेरी यानी आउटर मोस्ट, परिधि पर, बाहर की तरफ। ठीक है, डन, क्लियर है। अब पेरिटोनियम क्या था याद कर, वो लेयर जो उदर के अंदर, वो लेयर जो उदर के अंदर कवरिंग कर रही थी, वो लेयर जो श्रोणि के अंदर कवरिंग कर रही थी। और अंतरंग का मतलब क्या होता है, खोखले अंग, याद रखना। अंतरंग का मतलब क्या होता है, वो अंग जो खोखले होते हैं, अंग जो खोखले होते हैं। तो जरा सोच, क्या ये खोखला अंग नहीं है, खोखला है, अंदर एरिया है ना, अंदर से खोखला नहीं है, गर्भाशय अंदर से खोखला नहीं है, फैलोपियन नलिका अंदर से खोखली नहीं है, खोखले है ना। अब ये खोखले अंगों को हम क्या बोलते हैं, अंतरंग अंग बोलते हैं, विसरल ऑर्गन बोलते हैं। और उनकी जो कवरिंग कर रही है आउटर मोस्ट लेयर, उसको हमने पेरिटोनियम बोला था। बार बार नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता रखा है। तो सबसे आउटर मोस्ट है सिरोसा, जिसको हम पेरीमेट्रियम, बाह्य गर्भाशय भित्ति या परिगर्भाशय भित्ति भी बोलते हैं। ये एक अंतरंग पेरिटोनियम है। डन। ये एक पतली झिल्ली होती है, ये भी लिख देता हूं, ये एक पतली झिल्ली में संरचना होती है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, आउटर मोस्ट लेयर है तो क्या करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी। क्या कर रही है सर, प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका काम ही क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। सर ये तो पतली है, हाँ पतली है, लेकिन है तो आउटर साइड में मिल रही है, तो प्रोटेक्शन का काम है। मेन कौन है, ध्यान से सुन, मेन है सेकंड। कौन सी, ये वाली स्तर। कौन सी मेरे भाई, ये वाली स्तर जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाली। ठीक है, और ये जो सेकंड वाली जो स्तर जो है, इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, पेशी स्तर, मध्य पेशी स्तर। ये मायोमेट्रियम, मध्य पेशी स्तर, मायोमेट्रियम, मध्य गर्भाशय भित्ति, मध्य गर्भाशय भित्ति। ठीक है, अब इसमें क्या पॉइंट याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बिंदु, ये सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी है। ये जो तीन स्तर हैं, यहां पर ये जो तीन भित्तियां हैं, इन तीन भित्तियों में सबसे मोटी भित्ति जो होती है, ये होती है, सबसे मोटी भित्ति है। किन में से, ये जो तीन भित्तियां हैं, इन तीनों में से सबसे मोटी भित्ति कौन सी होती है, मायोमेट्रियम होती है। ठीक है, एक मादा के शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी यही होती है। मादा के शरीर में सबसे लंबी पेशी यही होती है। मादा के शरीर में बात कर रहा है, प्रश्न आप यही पूछेंगे सर नर के अंदर कौन होती है, लैटिसिमस डोर्सी होती है, बैक की मसल्स होती है, लैटिसिमस डोर्सी। अभी सिर्फ इतना सा, मादा के शरीर में सबसे लंबी पेशी जो होती है, हाँ जी सर जी ये लेयर किन में मिलती है, मादा लिखा हुआ, मादा मींस फीमेल। मादा के शरीर में सबसे लंबी पेशी जो होती है वो कौन सी होती है, यही वाली होती है। ये पेशी का काम क्या होता है, क्रमानुकुंचन। कब, जब प्रसव होता है। अब सर ये क्या होता है, प्रसव क्या होता है, क्रमानुकुंचन क्या होता है। क्रमानुकुंचन को अंग्रेजी में बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टलिसिस। और प्रसव का मतलब होता है, प्रसव को इंग्लिश में बोलते हैं पार्चुरेशन। प्रसव मींस पार्चुरेशन। सर समझ नहीं आया, मैंने कहा सुन, ध्यान से सुन। देख, एक फीमेल जब बच्चा देने वाली होती है, प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम जो होता है, क्या बोला हमने, गर्भकाल का लास्ट समय जब होता है, जब एक मदर अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उस समय को हम क्या बोलते हैं, प्रसव। फिर आपने सुना होगा प्रसव पीड़ा, लेबर पेन्स, सुना। जब एक मादा, एक स्त्री अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो बहुत पीड़ा से गुजरती है, भयंकर पेन होता है। क्यों, क्योंकि सोच, एक शरीर का एक अंग, सोच ये बच्चा क्या है, एक शरीर का एक अंग बन चुका है। सोच मैं एक फीमेल हूं, हर एग्जाम्पल को मैं 1000 बार बोलता हूं, अपने ऊपर लेकर देखा करो। आपने कभी किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर देखा हो, है ना, उसके अंदर ये बच्चा 9 महीने का बच्चा उसके अंदर विकसित हो चुका है, अब वो उसका क्या है, उसका एक अंग ही तो है।
अब वो मादा अपने अंग को बाहर निकाल रही है। सोच कितनी पीड़ा होती होगी, इतनी पीड़ा जैसे एक हाथी ने पैर रख दिया हो, इतनी पीड़ा होती है एक फीमेल को, नॉर्मल डिलीवरी की जब हम बात करते हैं, ठीक है। सो इतनी पीड़ा से जब वो गुजरती है, इतनी पीड़ा से वो गुजर रही है, वो लास्ट टाइम जो होता है उसी पीड़ा को हम क्या बोलते हैं, प्रसव पीड़ा बोलते हैं। प्रसव का मतलब द लास्ट टाइम ऑफ क्या, प्रेगनेंसी। अंतिम समय जो होता है किसका, गर्भकाल का, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। और उसमें बहुत भयंकर पीड़ा होती है और वो पीड़ा क्या कहलाती है, प्रसव पीड़ा। और ये रिस्पॉन्सिबल कौन होता है उसके लिए, ये बच्चा बाहर कैसे निकलेगा। सोचिए बच्चा जो है इसको बाहर निकालना है कि अबे चल बाहर निकल, बहुत हो गया, 9 महीने गुजार लिए तूने अंदर, अब बाहर निकल निकल। तो महिला को पुश करना पड़ेगा, उस बच्चे को बाहर धकेलना पड़ेगा। धकेलने के लिए, उसको बाहर लाने के लिए इस गर्भाशय की भित्ति में क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्शन होएगा। और वो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होएगा मेरे भाई, वो होएगी कौन, ये कौन, मायोमेट्रियम। ये गर्भाशय भित्ति जो किससे बनी हुई है, मसल्स से बनी हुई है। तो ये सबसे मोटी भित्ति होती है। मानव के शरीर में सबसे लंबी पेशी होती है मादा के अंदर, और इसका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। कब, जब प्रसव होती है, ये सीधी सी बात है, ठीक है। अब कौन सा हार्मोन कराता है, कौन सा नहीं कराता है, वो बाद में आएगा कि ऑक्सीटोसिन कराता है, जिसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, आएगा, तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है बीच बीच में, ठीक है। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। एक तीसरा बिंदु, ये पहला, दूसरा, तीसरा, सॉरी चौथा बिंदु जो यहां पर था वो ये देखिए, हमारी बॉडी में 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। हमारी बॉडी में कितने प्रकार की मसल्स होती है, 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। एक होती है रेखित, जिनको हम कंकालीय बोलते हैं। एक होती है अरेखित, या जिसको हम चिकनी बोल देते हैं, जो अंतरंग कहलाती हैं, जो शरीर के अंदर मिलती है अंगों में। और एक होती है कार्डियक, हृदय, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, एक मादा के शरीर में ये वाली जो भित्ति जो है, अच्छा एक और चीज, ये जो होती है ये क्या कहलाती है आपकी, इसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री, यानी ऐच्छिक। क्या बोलते हैं इसको हम, ऐच्छिक भी बोलते हैं। ऐच्छिक मींस जो हमारे कंट्रोल में हो, इनको हम बोलते हैं अनैच्छिक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और ये भी अनैच्छिक होती है, ठीक है। अब यहां पर रेखित, अरेखित, इसका मीनिंग क्या है वो जब आएगा चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा फील करना था और मेरे को बस इतना सा आंसर बताना है आपने, ये कौन सी मांसपेशी होगी, ये वाली। सोच, ये वाली मांसपेशी हमारे कंकाल से जुड़ी है, हमारी हड्डियों से। मैंने हाथ को ऐसे किया, ये यहां पर मसल्स हैं, मैं हाथ ऐसे कर रहा हूं, यानी ये बोन्स, एक बोन दूसरी बोन के ऊपर लिफ्ट हो रही है ना, ये मेरे कंट्रोल में है, हाँ कंट्रोल में है। तो ये कौन सी मांसपेशी होगी, कंकालीय मांसपेशी होगी। मैं गर्दन को ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, मेरी इच्छा अनुसार कर रहा हूं। मैं गर्दन को घुमाए जा रहा हूं, अरे मेरी इच्छा अनुसार कर रहा हूं। ये कौन सी है सर, ये ऐच्छिक मांसपेशी जो हमारे कंकाल से जुड़ी हुई है। लेकिन जरा सोच, तुम्हारे गर्भाशय में, एक मादा के गर्भाशय में, या नर या मादा के अंदर जो पेट होता है, हमारा स्टमक जो होता है, उसके अंदर क्रमानुकुंचन होता है। फूड नीचे जाता है, हाँ सर जाता है। भोजन जाता है, हाँ सर। आहार नलिका में जाता है, हाँ जाता है। तो वो आहार नलिका में कैसे जाता है, सिकुड़ती आहार नलिका, फिर आगे जाता है, सिकुड़ती आगे जाता है, सिकुड़ती आगे जाता है। तो वो कौन करा रहा है सर, वो करा रहा है अंतरंग मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, जिनका तीसरा नाम है अनैच्छिक मांसपेशी। तो अब आप सीधा सीधा सोच लीजिए, गर्भाशय के अंदर कौन सी, भैया ये तो कहां पर मिलेगी, हृदय में मिलेगी। हृदय धड़ 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 नहीं, लबडब जो कर रहा है वहां पर मिल रही, हृदय में मिल रही है। तो सीधी सी बात है, गर्भाशय में कौन सी मिलेगी सर, गर्भाशय में कौन सी मांसपेशियां मिलेंगी सर, गर्भाशय में मिलती है हमारी चिकनी, या जिसको हम अंतरंग या अनैच्छिक मांसपेशियां बोलते हैं। ये है चौथा बिंदु, जो किसका था बेटा जी, यहां पर मायोमेट्रियम का। लास्ट तीसरी जो है वो है सबसे अंदर वाली, ध्यान से सुन, सबसे अंदर, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सबसे अंदर वाली जो है, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, अंतःगर्भाशय भित्ति। अंतःगर्भाशय भित्ति, अंतःगर्भाशय भित्ति को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है। और इसको हम श्लेष्मा झिल्ली भी बोल देते हैं, श्लेष्मा झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ नाम है, ठीक है, ये कुछ नाम दिए गए हैं किसको बेटा जी, यहां पर एंडोमेट्रियम को, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बिंदु याद रखना है, सबसे पहला
ये जो एंडोमेट्रियम जो हमने यहां पर वर्ड देखा है, ये हम यूट्रस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? गर्भाशय के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, फैलोपियन नलिका के रेस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं। हमने यहां पर हेडिंग क्या डाली थी कि बेटा जी हम यहां पर जो देखने वाले हैं, ये तीन भित्तियां जो देखने वाले हैं, ये गर्भाशय और फैलोपियन नलिका दोनों में मिलती हैं। हम यहां पर जो देख रहे हैं, अभी किसमें देख रहे हैं सर? गर्भाशय में देख रहे हैं। अभी फैलोपियन नलिका की बात अब मैंने नहीं करी, अभी हम किसमें देख रहे हैं? गर्भाशय में। सबसे पहले गर्भाशय में सबसे आउटर मोस्ट देखी, पतली सी झिल्ली थी, जिसको हमने क्या नाम दिया? अंतरंग पेरिटोनियम भी बोला, इसको हमने पेरीमेट्रियम भी बोला, बाह्य गर्भाशय भित्ति भी बोला, जो एक पतली झिल्ली में संरचना जो प्रोटेक्शन कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन थी? ये थी, जो किससे बनी हुई है? मसल से बनी हुई है। वो मसल्स क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, जिससे बच्चा क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। बच्चा जब बाहर आता है तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है? प्रसव बोला जाता है, डिलीवरी एक तरीके से कह दिया जाता है। सबसे अंदर, और ये किससे बनी हुई थी? चिकनी अंतरंग या अनैच्छिक मांसपेशियों से बनी हुई थी ये वाली। सबसे अंदर वाली कौन सी? अंतःगर्भाशय भित्ति, जिसको हम श्लेष्मा झिल्ली या एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं। अब बात आ रही है गर्भाशय में। गर्भाशय में देख रहे हैं अभी हम, फैलोपियन नलिका में नहीं देख रहे, ध्यान से सुनना। गर्भाशय में ये जो होती है, इसमें गर्भाशय में गर्भाशय की इस भित्ति में, गर्भाशय की इस भित्ति में क्या पाया जाता है बेटा जी? गर्भाशय की इस भित्ति में रक्त नलिका, लसिका नलिका, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। क्या क्या बोला? ध्यान से सुनना, क्या क्या बोला मैंने? गर्भाशय की इस भित्ति में रक्त नलिका, लसिका नलिका, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अभी रुक जा, प्लीज कमेंट मत करना, प्लीज। तुम्हारे सारे सवालों का आंसर मिल जाएगा, 2 मिनट सुन ले, बस इतनी सी गुहार है मेरी, गुहार तुम लोगों से। गर्भाशय की इस भित्ति में क्या मिल रहा है? रक्त नलिका मिल रही है, लसिका नलिका मिल रही है, श्लेष्मा ग्रंथि मिल रही है। अब इधर देखिए, यहां पर देखिए, मैंने बनाई थी यहां पर ये वाली जो है, येलो कलर की जो मैंने यहां पर बनाई है, ये येलो कलर की जो है, डन। ये जो येलो कलर की है बेटा, ये मान ले ये तेरी अंतःगर्भाशय भित्ति है। ओके सर, ठीक है। अब ये जो अंतःगर्भाशय भित्ति जो थी, इसमें क्या क्या मिल रहा है सर? इसमें मिल रही है रक्त नलिका। ये देखो, ये मैं इस तरीके से रक्त नलिका बना देता हूं जस्ट समझाने के लिए। कौन है बेटा? ये रक्त नलिका है। ऐसे यहां पर क्या होती है? लसिका नलिकाएं भी होती हैं। ये मान लो इस तरीके से ये लसिका नलिकाएं हैं। ऑब्वियस ही बात है, आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर ये लसिका नलिका क्या करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको लेकर जाती है। कौन? लसिका नलिका। और क्या मिल रही है? और मिल रही है यहां पर श्लेष्मा ग्रंथियां। इस तरीके से क्या मिल रही है? ये श्लेष्मा ग्रंथियां मिल रही हैं। ठीक है, चलो, ये तो हमने बात कर ली किसमें? गर्भाशय में। अब आजा इमीडिएटली यहां पर आजा किसमें? फैलोपियन नलिका पे, जल्दी से। ये हमारी फैलोपियन नलिका, तुरंत यहां पर आजा फैलोपियन नलिका पे। ये कौन थी? फैलोपियन नलिका बेटा। और इस फैलोपियन नलिका में सेम टू सेम, जैसे गर्भाशय में 3 स्तरें थी, फैलोपियन नलिका में भी 3 स्तरें हैं, जिसमें आउटर मोस्ट वही सेम टू सेम। कौन मेरे भाई? आउटर मोस्ट वही सिरोसा, जिसको हम सिरोसा बोलेंगे। लेकिन अब जरा सोच, क्या मैं इसको पेरीमेट्रियम बोलूंगा? दिमाग लगा, ये फैलोपियन नलिका की आउटर मोस्ट लेयर, क्या मैं इसको पेरीमेट्रियम बोलूंगा? मेट्रियम वर्ड यूट्रस का होता है। नहीं, क्या बोलूंगा इसको? सिंपल सिरोसा बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सिरोसा बोलूंगा यहां पर इसको मैं, आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा। इसको क्या मैं बोलूंगा? इसको पेशी स्तर बोलूंगा, मध्य गर्भाशय पेशी स्तर नहीं, मायोमेट्रियम नहीं बोलूंगा, इसको मैं सिंपल बोलूंगा क्या? पेशी स्तर। और ये जो अंदर वाली है, इसको मैं क्या बोलूंगा? श्लेष्मा झिल्ली। क्या बोलूंगा? श्लेष्मा झिल्ली। क्या नाम दूंगा? श्लेष्मा झिल्ली। बस
फर्क इतना सा मिलेगा, ध्यान से सुनना, बस इतना सा फर्क मिलेगा। पहला डिफरेंस सोच समझकर मुझे बताना, पहला डिफरेंस सोच समझकर मुझे बताना, क्या आपको यहां की एंडोमेट्रियम और यहां की जो अंदर वाली जो स्तर जो है उनमें से किस में पक्षमाभ मिलेंगे, सीलिया मिलेंगे? सोच जल्दी से, फटाफट, जल्दी से। सीलिया किस पे मिलेंगे, पक्षमाभ किस पर मिलेंगे? दिमाग लगाओ, जल्दी 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 जल्दी। फ्लैजिला नहीं रे भोंदू, सीलिया। फ्लैजिला इज डिफरेंट, पढ़ लिया तुमने, कशाभिका बोलते हैं उसको। सीलिया किस पर मिलेंगे, पक्षमाभ किस पर मिलेंगे? अरे सेल चैप्टर पढ़ लिया यार, अभी भी इसको अगर फ्लैजिला बोल रहा है तो कसम से तेरी प्रिपरेशन जो है नील बटे सन्नाटा है। हाँ जी, ये कौन है? ये पक्षमाभ है। चैप्टर पढ़ दिया पूरा का पूरा सेल और अभी तक ये नहीं पता कि पक्षमाभ कौन होते हैं। कौन है ये? सीलिया। याद नहीं आ रहा? कशाभिका और पक्षमाभ संरचना पड़ी थी। पक्षमाभ जो होती है छोटी होती है, कशाभिका बड़ी होती है। यहां पर कशाभिका थोड़ा ना, पक्षमाभ है ये। तो जरा सोच, ये पक्षमाभ क्या कर रहे हैं? दिमाग लगा। ये यहां से जब अंडाणु निकलेगा तो उस अंडाणु को यहां पर इसके अंदर छोड़ा जाएगा, फिर ये अंदर जो पक्षमाभ है उसको कहां लेकर आएंगे? सर एम्पुला वाले रीजन में, यानी तुम्बिका वाले रीजन में। याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो याद रखना, गर्भाशय के अंदर पक्षमाभ भी अंतःकला नहीं होती है या श्लेष्मा झिल्ली नहीं होती है। ये वाली झिल्ली जो होती है, ये वाली अंदर वाली झिल्ली, फैलोपियन नलिका के अंदर जो अंदर वाली झिल्ली होती है उसमें मिलते हैं पक्षमाभ। बोल आई बात कि नहीं आई? और नहीं आई है तो दोबारा लेक्चर वापस से देखेगा। हाँ, ओवम की मूवमेंट में हेल्प कराते हैं, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब चल रहा है ना तेज दिमाग, सारा ध्यान यहां पर होएगा ना पढ़ाई में तो सारी चीजें समझ में आएंगी, सब कुछ समझ में आएगा। चलो जी, चले आगे। डन डना डन डन। ये थी बेटा हमारी इतनी सी बात। अब इसके बाद ध्यान से सुन, ये जो अंतःगर्भाशय भित्ति है इसमें तो ये चीज समझ में आ गई है। एक और चीज यहां पर लिख देता हूं, फैलोपियन, लिख लेना आप अपनी कॉपी में, फैलोपियन ट्यूब की अंतः भित्ति जो होती है, अंतः भित्ति मीन्स अंदर वाली स्तर, अंतः स्तर बोल दे, कहीं फिर बोलेगा सर भित्ति तो पादपों में मिलती है। अंतः स्तर लिख दे, अंतः स्तर में पक्षमाभ पाए जाते हैं। ठीक है, अब तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या ये स्तर जो है गर्भाशय के अंदर, वापस से गर्भाशय पे आते हैं, क्या ये स्तर ग्रंथिल होती है? सोच, क्या ये स्तर जो होती है, क्या ये स्तर ग्रंथिल होती है? ग्रंथिल का मतलब ग्रंथि में होती है। बोलिए, क्या ये स्तर ग्रंथिल होती है? ग्रंथिल का मतलब ऐसी स्तर जिसमें क्या मिलेंगी? ग्रंथियां मिलेंगी। क्या यहां पर ग्रंथियां मिल रही थी? हां सर। कौन सी ग्रंथियां मिल रही थी? श्लेष्मा ग्रंथि मिल रही थी। तो याद रखना मेरे भाई, ध्यान से सुन मेरे भाई, जरा प्यार से सुन ले मेरे भाई, क्या ये गर्भाशय की सबसे अंदर वाली स्तर जो होती है वो कैसी होती है? ग्रंथिल होती है। कैसी होती है बेटा? ये ग्रंथिल होती है, इसीलिए यहां पर श्लेष्मा ग्रंथि लिखा हुआ है। कैसी होती है? ये ग्रंथिल होती है, ग्लैंड्यूलर होती है। ठीक है, कौन सी ग्लैंड्स मिलती है, कौन सी ग्रंथियां मिलती है, ये लिख दिया। कौन? श्लेष्मा ग्रंथि। सर ये श्लेष्मा ग्रंथि क्या करती है? श्लेष्मा ग्रंथि श्लेष्मा स्त्रावित करती है। वो श्लेष्मा क्यों स्त्रावित करती है? ताकि उस अंतः गर्भाशय भित्ति से आकर भ्रूण चिपक जाए। क्या सर? वापस से सुन, मैंने कहा देख, यहां पर ये जो फैलोपियन नलिका है यहां पर क्या हो जाएगा? निषेचन हो गया। हाँ सर। निषेचन होने के बाद भ्रूण बनेगा। हाँ सर बनेगा। अब वो भ्रूण कहां पर जाकर चिपकेगा? सोच, क्या वो योनि में जाकर चिपकेगा? नहीं सर, वो तो गर्भाशय की भित्ति से चिपकेगा। अब गर्भाशय की सबसे अंदर वाली भित्ति से चिपकेगा। सबसे अंदर वाली भित्ति कौन सी है? एंडोमेट्रियम है। अब वो अंदर वाली भित्ति से चिपकने के लिए अंदर वाली भित्ति को कुछ चीजें निकालनी पड़ेगी ताकि वो चिपक जाए। क्या निकाला? अंदर वाली भित्ति ने श्लेष्मा स्त्रावित करी। वो श्लेष्मा हेल्प कर रही है किसको? चिपकने में, भ्रूण को चिपकने के लिए। तो मेरे भाई ये चीज याद रखना, क्या कि ये जो होती है ग्रंथिल होती है, इसमें श्लेष्मा ग्रंथि होती है और ये श्लेष्मा ग्रंथि जो है भ्रूण को चिपकाने में हेल्प करती है।
डन। अब एक बालक पूछ रहा है सर श्लेष्मा क्या होता है? एक पतला गाढ़ा द्रव्य, पतला नहीं सॉरी, एक गाढ़ा द्रव्य होता है। जैसे तुम्हारे अंदर थूक होती है, श्लेष्मा, ये सलाइवा जो होती है एक प्रकार की क्या होती है? श्लेष्मा होती है, चिपचिपी होती है। डन, क्लियर, डन डना डन डन। एक तीसरा बिंदु ध्यान से सुन, तीसरा बिंदु इसी अंतःगर्भाशय भित्ति का, और वो क्या कि मादाओं में, मादा जो होती है उन मादाओं के अंदर एक चक्र मिलता है। कौन सा? एक जनन चक्र मिलता है। मादाओं के अंदर एक जनन चक्र मिलता है, यानी जननिक चक्र मिलता है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल मिलती है जिसको हम मासिक चक्र, आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो चक्र जो होता है ये फीमेल्स में होता है। एवरेज जो है ये 28 से 29 दिन का होता है ना। हम सीधा यूं बोल देते हैं लगभग 1 मंथ, है ना। एवरेज कितना होता है? 28 से 29 दिन का होता है, हाँ जी। और वो एवरेज हम ये बोल देते हैं 28 से 29 दिन का, लगभग 1 महीना, है ना। लगभग 1 महीने का एक मासिक चक्र होता है। नाम में भी क्या आ रहा है? मासिक। मासिक मीन्स मंथली साइकिल, मासिक मीन्स एक मंथली साइकिल है, हर मंथ हो रही है। कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है? जब स्टार्ट होती है क्या बोला जाता है, जब खत्म होती है क्या बोला जाता है, कौन रेगुलेट करती है, किस तरीके से होता है, इसी चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। परसों मैं आपकी क्लास में कमेंट देख रहा था, एक बच्चा कमेंट कर रहा था सर ये जो ड्रॉपर है ना ये फालतू में आगे की चीजों को बार बार कमेंट में पूछते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, अपने ड्रॉपर होने की पहचान दिखाते रहते हैं और लगता है ये अगले साल भी यही काम करेंगे। तो ऐसा मत करना। अगर आप ड्रॉपर हैं तो ज्यादा वो होता है ना कि दिखाना, शो ऑफ करना जरूरत ही नहीं है मेरी क्लास में तो बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो आर्तव चक्र जो होता है, ये जो मासिक चक्र जो होता है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, इस चक्र में क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम जो थी, एंडोमेट्रियम जो होती है, ये इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है इसमें? परिवर्तन होता है। क्या होता है बेटा जी? परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन होता है? सर कैसा परिवर्तन? कैसा परिवर्तन? एक चक्रीय परिवर्तन होता है। चक्रीय परिवर्तन मीन्स साइक्लिकल चेंजेस। साइक्लिकल चेंजेस मीन्स सर चक्रीय परिवर्तन, साइक्लिकल चेंजेस। सर परिवर्तन का मीनिंग तो समझ में आता है, सर ये चक्रीय क्यों बोला? चक्रीय मीन्स चक्र। अब चक्र अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है 12 बजे से तो वापस से 12 बजे पर पहुंचेगा, यानी जो चीज स्टार्ट हुई है फिर वापस से आएगी, फिर वापस से दोहराएगी, यानी साइकिल चलती जाएगी। यानी ऐसे चेंजेस जो लगातार 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 होते रहे, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? चक्रीय परिवर्तन। कौन से चक्रीय परिवर्तन यहां पर होते हैं? ये जो एंडोमेट्रियम जो होती है इस मासिक चक्र में, इस 1 महीने की साइकिल में टूटती भी है, टूटती है, फिर बनती है, फिर अगले चक्र में फिर अगला महीना आएगा, फिर टूटेगी, फिर बनेगी। ठीक है, और हो सकता है आप में से किसी को हंसी आए, लेकिन दोस्त मैं हर एग्जाम्पल को अपने ऊपर लेकर बताता हूं तो मेरे को अच्छे से समझ में आता है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको भी समझ में आए। मान ले मैं एक लड़की हूं, मैं एक स्त्री हूं, मैं एक लड़की हूं, मैं एक फीमेल हूं, मेरे अंदर ये एंडोमेट्रियम मिल रही थी। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम, और मेरे अंदर क्या चल रहे हैं? आर्तव चक्र चल रहे हैं। मान लो इस मंथ में मेरे अंदर आर्तव चक्र चल रहे हैं। अब इस मंथ में मेरे अंदर आर्तव चक्र में क्या होगी? मेरी एंडोमेट्रियम टूटेगी, फिर वापस से उसी महीने में बन जाएगी। मतलब वो जो महीना जो होएगा, जिस मंथ में ये साइकिल चल रही है ना, 28 दिनों का ये जो काल होएगा, इसमें टूटेगी फिर बनेगी, फिर नेक्स्ट वापस से जब साइकिल स्टार्ट होगी फिर वापस से टूटेगी फिर बनेगी। सर क्यों हो रहा है? क्यों तोड़ रहे हो? फिर क्यों बना रहे हो? चलो बना तो रहे हो, तोड़ क्यों रहे हो? रीजन क्या है तोड़ने का? अब ये क्वेश्चन आएगा कि चलो ठीक है सर, कोई झिल्ली अगर टूट रही है, कोई स्तर अगर टूट रही है तो हमारा कर्तव्य उसको वापस से बनाना है ना, लेकिन तोड़ा क्यों जा रहा है? तोड़ क्यों रहे इस स्तर को? रीजन क्या है तोड़ने का? तो वो हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। लेकिन एक इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब ये टूटेगी तो जरा सोच, इस स्तर में क्या रक्त नलिकाएं हैं?
सर रक्त नलिका है। और ये स्तर जब टूटेगी गुरु, ये स्तर जब टूटेगी टूटेगी टूटेगी, इस तरीके से टूटेगी 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 टूटेगी, तो बाहर क्या निकलेगा सर? बाहर रक्त निकलेगा, रक्त स्त्राव होएगा। और उस रक्त के अंदर क्या होंगे? ये एंडोमेट्रियम के टिश्यूज होंगे, वो टूटे हुए टिश्यू होंगे, टूटे हुए टिश्यू होंगे, टूटे हुए ऊतक होंगे। और वो जो स्त्राव बाहर निकलेगा, वो रक्त स्त्राव जो बाहर निकलेगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? आर्तव स्त्राव बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोला जाता है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, कितने कौन से दिन पर टूटती है, कितने दिन में बन जाती है? भाई ये तेरी सारी उत्सुकताएं जो हैं, ये सारी समाप्त होंगी जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी उत्सुकताएं सारी की सारी, ये जो तेरे अंदर क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, सर कब टूटती है, सर कौन बनाता है, कौन बनाता है, सर कौन तोड़ता है, कितने दिन में बन जाती है, सारी उत्सुकताएं सारी खत्म हो जाएंगी जब हम प्रॉपरली पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि अगर मैं बीच में बताने लग गया तो फ्लो टूट जाएगा, टॉपिक जो है, जो चीज पढ़नी है वो ना पढ़कर हम दूसरे टॉपिक पर चले जाएंगे। तो इस चीज को समझो। ठीक है, सो आई होप आपको ये गर्भाशय की 3 स्तरें समझ में आ गई होंगी। ये गर्भाशय की 3 स्तर थी बेटा, याद रखना। जो अंदर वाली जो स्तर है, इसमें रक्त नलिकाएं, इसमें लसिका नलिकाएं, इसमें श्लेष्मा ग्रंथि और ग्रंथि मिल रही है। वो ग्रंथि क्या स्त्रावित कर रही है? श्लेष्मा स्त्रावित कर रही है। ये श्लेष्मा जो होती है, ये अंदर किसको? उस गर्भाशय के अंदरूनी वातावरण को नमी प्रदान करती है, गर्भाशय के अंदरूनी स्तर को नमी प्रदान करती है, गर्भाशय के अंदर वाली स्तर को बनाए रखती है ताकि भ्रूण आकर चिपक सके। डन। दूसरा, रक्त नलिकाएं जो होती है और ये अंत्य गर्भाशय भित्ति जो होती है, ये हर महीने क्या होती है? टूटती है। चक्र के दौरान जो है, मासिक चक्र, आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जब ये टूटती है तो वापस से बनती है। क्वेश्चन यही था कि टूटी क्यों है, वो हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आएगी। हाँ जी सर ये किस भाग में होता है? सर साइकिल चक्र। सर ये चक्र कौन से भाग में होता है? बेटा देख, तेरे को अगर यहां की जगह तेरे को दिखाई दे रहा है, सुधीर मेरे को एक बात बता, ये चक्र जो है, मैं इस चक्र में एंडोमेट्रियम टूट रही है। अब मुझे बता सुधीर, खुद सोच ये चक्र कहां पर होएगा। अब मैं देख तेरा मजाक बनाऊं, मैं तेरे से बोलूं नहीं ये दिमाग में चक्र चल रहा है, क्या दिमाग में टूट रही है कि गर्भाशय में टूट रही है? थोड़ा सा सोच सकता है। ठीक है, हाँ जी, डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये थी हमारी गर्भाशय की 3 स्तर। और जिनको पीएचडी करनी है वो जाकर आराम से गूगल पर पीएचडी करिएगा कि पैरामेट्रियम का और कोई कार्य, मायोमेट्रियम का और कोई कार्य, एंडोमेट्रियम का और कोई कार्य, जाइए गूगल पर रिसर्च करिए। पीएचडी स्कॉलर तो आप अभी से बन चुके हैं, है ना? नीट थोड़ी ना निकालनी है हमको, तो पीएचडी का एग्जाम देना है, हमें तो अभी से साइंटिस्ट बनना है ना? करिए, जो करना है करिए। टीचर की बात को सुनना नहीं है तुमने, तुम्हें जो मन करे वो करिए। ठीक, चल मैं खत्म करा दूंगा, चैप्टर खत्म करा दूंगा, सिलेबस खत्म करा दूंगा, टेस्ट निकल जाएगा, फिर होश आएगा, अले ले 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 हमने तो पढ़ा ही नहीं, है ना? चल, ये था हमारा क्या बेटा जी? गर्भाशय। अब इस गर्भाशय के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है योनि। योनि में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी थी, ये एक क्या है, मैं बोलूंगा ये एक मार्ग प्रदान कर रही है, किसके साथ में मिलके? ग्रीवा के साथ में मिलके क्या बना रही है? जन्मनाल। क्या मैं ये चीज वापस से रिपीट करूं, यहां पर लिखूं? क्या ये फैलोपियन नलिका में टूटती है? नहीं बेटा, फैलोपियन नलिका में नहीं टूटती, केवल किसमें टूटती है? गर्भाशय की जो होती है वो वाली टूटती है। फैलोपियन नलिका की नहीं टूटती है दोस्त, ना ना ना, फैलोपियन नलिका की नहीं टूटती है। फैलोपियन नलिका की टूटेगी तो बेटा पक्षमाभ खत्म हो जाएंगे, पक्षमाभ खत्म हो जाएंगे तो अंडाणु कैसे भागेगा, मतलब आगे कैसे जाएगा? ठीक है, हाँ जी। क्या ये वापस से लिखूं कि ये जो है, ये ग्रीवा के साथ मिलकर, ये योनि जो है ग्रीवा के साथ मिलकर, ग्रीवा के साथ मिलकर क्या बना रही है? जन्मनाल बनाती है। डन, ओके सर, लिख दिया भाई। दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु, बस एक, ये अग्रंथिल संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? अग्रंथिल होती है। अग्रंथिल का मतलब क्या, मुझे बताने की जरूरत है? हाँ जी बोलिए,
क्या ये मुझे बताने की जरूरत है अग्रंथिल का मीनिंग? बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से। क्या ये अग्रंथिल होती है? यानी इस योनि में, इस योनि भाग में कुछ भी ग्रंथिल यानी कोई भी ग्रंथियां नहीं मिलेंगी। किसमें बेटा जी? ये जो योनि भाग है इसमें कोई ग्रंथि नहीं मिलेगी। डन। एक और तीसरा बिंदु, ये जो योनि के अंदर का जो क्षेत्र जो होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है। कहां लिख दिया? इसके भीतर अम्लीय वातावरण होता है। अब अम्लीय वातावरण का मतलब ऐसा अम्लीय वातावरण मतलब इतना नहीं कि भैया कितना हो गया, मतलब 1.2 1.3 इतना नहीं, अराउंड 5 से 6 के बीच में पीएच होती है। भीतर अम्लीय वातावरण होता है। ठीक है। अब एक टॉपिक पढ़ोगे आप, क्या, जो कई बच्चों ने कमेंट में भी बोला था, सर ये कैपेसिटेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षमतायन। वन शॉट हम कर नहीं रहे हैं, है ना? वन शॉट कराऊंगा तो कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। वन शॉट कब किया जाता है? जब सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है। कैपेसिटेशन क्या? ये कैपेसिटेशन क्या होता है, क्षमतायन क्या होता है, ये हम टॉपिक आएगा जब हम शुक्राणु की संरचना देख लेंगे, उसके बाद में ये समझ में आएगा। और ये जो अम्लीय वातावरण जो होता है, ये अम्ल कहां से आता है? पूछेंगे ना, सर ये अम्ल कहां से आता है? आपने तो बोला था ये अग्रंथिल संरचना, इनमें कोई ग्रंथि नहीं है, फिर ये अम्ल कहां से आ गया सर जी? पूछेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे। सर ये अम्ल कहां से आ गया? ये तो अग्रंथिल संरचना है, फिर ये अम्ल कहां से आ गया? और इस अम्ल का कार्य क्या है ना? तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे कब? जब एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्या? क्षमतायन। और ये क्षमतायन टॉपिक कब होएगा? जब आप शुक्राणु की संरचना देख लेंगे। क्योंकि शुक्राणु की जब संरचना पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कुछ एक वर्ड मिलेगा, नैबनकन। ये नैबनकन, ये क्या होता है नैबनकन? ये तो शायद पहली बार सुना है। ये नैबनकन बताऊंगा तब ये चीज समझ में आएगी, है ना? डन। इतनी सी बात। चले, तो योनि ग्रीवा के साथ मिलकर जन्मनाल बना रही है। ये कैसी होती है? अग्रंथिल संरचनाएं होती है, इनके भीतर अम्लीय वातावरण होता है। ठीक है। और बस इतनी सी बात है। इतना सा आपने ये याद रखना है। ठीक है। एक और चीज, चौथा बिंदु, योनि का जो छिद्र जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? योनि छिद्र बोलते हैं। योनि पर ये योनि कितनी लंबी होती है? लगभग बेटा 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका छिद्र योनि छिद्र कहलाता है। ठीक है। वेजाइनल ऑरिफिस भी बोल दिया जाता है, या कई बच्चे बोलेंगे सर आपकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, वो पेन मोटा होता है इस वजह से। वेजाइनल ऑरिफिस बोल दिया जाता है या वेजाइनल पोर बोल दिया जाता है, योनि छिद्र। ठीक है। और इस योनि छिद्र के ऊपर अब ध्यान से सुनना, ये जो योनि छिद्र जो होता है इससे संबंधित दो चीजें हैं। इस योनि छिद्र के ऊपर क्या पाई जाती है? एक झिल्ली पाई जाती है। देख इस तरीके से, ये है मादा की बाह्य जननेंद्री, ये भी पढ़ेंगे। इस मादा की जो बाह्य जननेंद्री, इस बाह्य जननेंद्री में ये वाला जो भाग जो होता है ये योनि छिद्र होता है। और ये वाला भाग जो होता है ये योनि छिद्र होता है। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? योनि छिद्र बोलते हैं, छेद के रूप में होता है। और इस योनि छिद्र के साइड में एक जोड़ी ग्रंथि मिलती है जिनका नाम होता है बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है। ये कौन है बेटा जी? ये योनि छिद्र है। और ये जो छिद्र जो होता है इसको बोलते हैं मूत्र छिद्र। क्या बोलते हैं इसको? मूत्र छिद्र बोलते हैं। ये योनि छिद्र होता है और इस योनि छिद्र के साइड में क्या मिलती है? बार्थोलिन ग्रंथि मिलती है। क्या मिलती है? बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती है। अब ये बार्थोलिन ग्रंथियां क्या करती है?
यहां पर एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि योनि छिद्र के साइड में पाई जाती है, वो हम पढ़ेंगे। ये जो योनि छिद्र जो होता है, इस योनि छिद्र के ऊपर एक पतला सा एक झिल्ली मिलती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन मिलती है। किसके ऊपर? योनि छिद्र के ऊपर एक पतली सी झिल्ली मिलती है जिसका नाम होता है योनि छद्म। क्या इसके ऊपर, किसके ऊपर? योनि छिद्र के ऊपर पतला या पतली झिल्ली मिलती है और उस पतली झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? योनि छद बोलते हैं। और इसी योनि छद को हमने अंग्रेजी में बोलते हैं हाइमन। ठीक है, अब ये क्या क्या है, किस लिए है, ठीक है, और ये क्या डिसाइड करती है, इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। और एक और चीज, योनि छिद्र के दोनों तरफ एक एक क्या मिल रही है? बार्थोलिन ग्रंथि मिल रही है। कौन सी ग्रंथि मिल रही है? बार्थोलिन ग्रंथि मिल रही है। डन डन। चलिए जी, हाइलम नहीं है, हाइमन है। हाइलम 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 नहीं है अभिनेश कुमार, ये हाइमन है, हाइलम नहीं है। ठीक है, आइए अब ये बात कर रहे हैं, ये जो हाइमन जो है इसका कार्य क्या है और ये क्या करती है, मतलब कार्य क्या है। तो देखिएगा बेटा, ये जो हाइमन जो थी, ये वाली हाइमन जो है, ये एक छिद्र की प्रोटेक्शन कर रही है। ये जो छिद्र जो था, योनि छिद्र, इसकी ये योनि छद जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन कर रहा है। एक पतला सा आवरण है जो क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है, उसकी कवरिंग कर रहा है। इट मींस उसका प्रोटेक्शन कर रहा है। किसका? योनि छिद्र की प्रोटेक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक छिद्र है। अब जरा सोच, हमारी बॉडी में जो छेद होते हैं, उन छेदों से ही कोई भी पैथोजन एंट्री करते हैं। सोचो, कोई पैथोजन इन द सेंस कि कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में एंट्री करेगा तो कहां से करेगा? छिद्रों से। जैसे हमारे मुख से कर सकता है, गुदा से कर सकता है, नाक से कर सकता है, कान से कर सकता है, मादव में योनि छिद्र हो गया, है ना। तो ये जो छेद जो होते हैं, छिद्र जो होते हैं, यहीं से एंट्री कर सकते हैं। तो उस एंट्री को ब्लॉक करने के लिए, एक तरीके से प्रोटेक्शन करने के लिए क्या मिल रहा है? प्रोटेक्शन करने के लिए एक छिद्र, एक आवरण मिल रहा था, छद मिल रहा था, एक आवरण मिल रहा था जो योनि छिद्र की प्रोटेक्शन कर रहा है। डन। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड आप सुनेंगे, क्या, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एक वर्ड सुनेंगे टेम्पॉन। ये समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है। ये वर्ड जब आप सुनेंगे, कब सुनेंगे? जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ये वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, टेम्पॉन। एक वर्ड आप सुनेंगे, कौन सा? कोमार्य वर्जिनिटी। हो सकता है किसी को पता हो सकता है नहीं पता हो, जिसको हम कुंवारापन भी बोल देते हैं। देसी भाषा में क्या बोल देते हैं? कुंवारापन बोल देते हैं। ठीक है, अब ये दो वर्ड समझ में नहीं आते हैं कुल मिलाकर जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, संभोग प्रक्रिया जब होती है तो मैंने आपको बता दिया था, संभोग प्रक्रिया में क्या होता है? एक नर जो है अपने शिशन को इंसर्ट करता है। क्या? एक नर जो है अपने शिशन को इंसर्ट करता है यहां पर। और जरा सोचिए, जब नर अपने शिशन को इंसर्ट करेगा तो ये मेम्ब्रेन टूट जाएगी। संभोग प्रक्रिया में नर जब अपने शिशन को यहां पर इंसर्ट करेगा, यहां पर डालेगा, तो ये हाइमन क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और ये जब टूटेगी तो क्या रिलीज होएगा? ब्लड रिलीज होएगा। क्या रिलीज होएगा? ब्लड रिलीज होएगा। डन। इतनी सी बात समझ में आ गई है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई है कि यहां पर जब पेनिस इंसर्ट किया जाएगा, इस योनि में पेनिस इंसर्ट किया जाएगा, तो ये हाइमन ब्रेक हो जाएगी। और ये जब ब्रेक होएगी तो झिल्ली है, उस झिल्ली में ब्लड रिलीज होएगा। डन। चले, अब ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या कि कुछ लोग, कैसे लोग? कुछ ऐसे लोग जो हर साल जब मैं बताता हूं तो मेरी खुद की अंदर एक एनर्जी फ्लो हो जाता है। क्या कि कुछ ऐसे लोग जिनकी हरकतें सुनकर, जिनकी बातें सुनकर दिमाग भी खराब होता है। ऐसे लोग जिनकी मेंटलिटी बहुत लो लेवल की होती है। ऐसे अनपढ़ जाहिल गवार लोग जो पढ़ लिख कर भी उल्टी सीधी सोच रखते हैं। और वो क्या सोच रखते हैं, मैं आपको एक उस तरीके से बताता हूं। जैसे क्या, एक लड़का है,
सपोज एक लड़का है और उसका जो साथ में जो सर्कल जो है, उसके साथ में जो सर्कल है, उस सर्कल में जो दूसरे लड़के हैं वो उसको बता रहे हैं, उसकी शादी हुई है, उसको बताया उन्होंने कि भैया जब तू फर्स्ट टाइम संभोग करेगा तो ब्लीडिंग होएगी। क्या होएगी? ब्लीडिंग होएगी। तो ये समझ जाना कि तेरी वाइफ ने किसी और के साथ में संभोग नहीं किया है। समझ में आया? और ये सारी चीजें मैं अपने बिहाफ पर नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, समझना, ठीक है। अब जरा सोच, उस लड़के के दिमाग में क्या बैठ गया कि मुझे चेक करना है कि मेरी वाइफ ने किसी और लड़के के साथ में संभोग तो नहीं कर लिया पहले से। कैसे चेक करूंगा? जब मैं उसके साथ में संभोग करूंगा तो क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। डन। अब ब्लीडिंग अगर नहीं हुई तो उसको लगेगा ओ हो मेरी वाइफ किसी और के साथ में पहले से संबंध बना चुकी है। डन। अब ये जो है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी इमेच्योरिटी, ये कहलाएगी अनपढ़, गवार, जाहिलपन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग आना, किससे ब्लीडिंग आना बेटा जी? यहां पर ये जो ब्लीडिंग जो आ रही थी, ये जो हाइमन टूट रही है, जरूरी नहीं है ये सिर्फ संभोग में ही टूटे। ये हाइमन जो है, ये हाइमन जो है ये कब टूट सकती है? ये एक मादा, एक लड़की, एक बच्ची घुड़सवारी कर रही है, घोड़े की सवारी कर रही है, तब भी ब्रेक हो सकती है। ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रही है, तब भी ब्रेक हो सकती है। कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, साइकिल चलाते हुए भी टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। इनफैक्ट एक फीमेल ने अगर टेम्पॉन का इस्तेमाल कर लिया तो भी हो सकती है। अब यहां पर एक वर्ड आता है, क्या आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे? क्या? अगर मादा ने टेम्पॉन का इस्तेमाल कर लिया तो भी ये टूट सकती है। नाउ अब ये टेम्पॉन क्या होता है, ये चीज समझनी थी। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, दिस इज टेम्पॉन, ये है टेम्पॉन। इधर फोकस करिएगा सिर्फ यहां पर। ये एक टेम्पॉन है, ठीक है, ये है एक टेम्पॉन। ये एक रुई धागा सा है, उसके ऊपर कॉटन का ये इस तरीके से संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पॉन। और ये फीमेल यूज में लेती हैं अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अभी मैंने तुमको बताया था कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मैंने तुमको बताया था जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, सोच, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या एंडोमेट्रियम टूटती है? हां सर, टूटती है। और एंडोमेट्रियम जब टूटती है तो उसके टूटने से क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। सोच, बताया था। ये एंडोमेट्रियम जब टूटती है तो बाहर क्या निकलेगा? सर, ब्लड निकलेगा। हां सर, ब्लड निकलेगा। ब्लीडिंग होएगी या नहीं होएगी? बिल्कुल होएगी। ठीक है, समझ में आया? क्या बोला? एक फीमेल के अंदर आर्तव चक्र चल रहा है, उस आर्तव चक्र में एंडोमेट्रियम टूटती है तो बाहर क्या रिलीज हो रहा है? ब्लड रिलीज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीड यानी ब्लड निकल रहा है। अब क्या होता है? फीमेल्स क्या यूज में लेती हैं बेटा? आप लोगों ने मूवी भी बनी, और इसमें मेरे को कोई वो बताने में शर्म नहीं है, क्योंकि मैं बायो पढ़ा रहा हूं और आप सभी मैच्योर बच्चे हैं। फीमेल्स जो होती है वो क्या यूज में लेती है? सैनिटरी पैड्स यूज में लेती है, जिसके ऊपर मूवी बन चुकी है, आपको पता होना चाहिए, अक्षय कुमार की, पैडमैन नाम से। वो जो सैनिटरी पैड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो ब्लड जो होता है उस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डन। इतनी सी बात समझ में आ गई। और ये बताना जरूरी है, क्योंकि अगर आप साक्षर नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपके दिमाग में अगर ये फालतू की चीजें भरी हुई होंगी तो हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में कुछ ऐसे बच्चे भी हों जो गलत काम कर देते हैं। तो ऐसा ना हो। मेरा पढ़ाया हुआ हर बच्चा दिमाग से भी साफ होना चाहिए, उसकी मेंटेलिटी भी साफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो ब्लड रिलीज होता है, इस ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए फीमेल जो है सैनिटरी पैड्स यूज में लेती है। वो पैड्स जो होते हैं इस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डन। अब कई फीमेल्स क्या करती है? इस तरह की ये जो संरचना जिसको हम टेम्पॉन बोलते हैं, इसको भी यूज में लेती हैं अपने वेजाइनल वाला जो पोर्शन जो होता है, यानी योनि वाला जो पोर्शन होता है, यहां से इस संरचना को अंदर की तरफ इस तरीके से, ये जो टेम्पॉन जो था, इस टेम्पॉन को अंदर की तरफ इस तरीके से वेजाइनल वाले पोर्शन में इस तरीके से इंसर्ट करती हैं, ताकि वो जो ब्लड होएगा वो ब्लड वो टेम्पॉन क्या कर ले? रुई क्या कर ले? सोख ले। क्या कर ले? सोख ले।
तो अब आप मुझे बताइएगा, हाँ जी आप मुझे बताइएगा, छवि पांचाल वो पूरी नहीं ब्रेक होती है, थोड़ी बहुत रहती है बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, ये टेम्पोन जब इंसर्ट किया जाएगा तो क्या यहां पर वो जो आवरण जो होगा, पतला सा आवरण जो होएगा, क्या वो ब्रेक हो जाएगा? क्या वहां पर ब्लीडिंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो कहने वाली बात जो थी, समझने वाली बात जो थी कि ये जो हाइमन जो थी ये कैसे कैसे टूट सकती है। ये जो हाइमन जो है इसके टूटने के कई सारे कारण हो सकते हैं, इस हाइमन के ब्रेक होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। ये हाइमन टेम्पन इंसर्ट करने से भी टूट सकती है, ये फिजिकल एक्टिविटी करने से भी टूट सकती है, ये घुड़सवारी साइकिलिंग करने से भी टूट सकती है, और ये संभोग में भी टूटती है। लेकिन सिर्फ संभोग में टूटती है, ये डिसाइड नहीं करेंगे कि वो फीमेल जो है वो कुंवारी है या नहीं है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि अगर प्रथम संभोग में अगर ब्लीडिंग हुई तो वो उसके अंदर कुंवारापन था, उसके अंदर वर्जिनिटी थी, ये गलत है। आई होप आप चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ये जो ब्रेक होने के बाद वापस भी बन जाती है। भाई एक झिल्ली है, जरा सोच, ये तेरी त्वचा क्या है? एक आवरण है, एक झिल्ली है ना? क्या अगर ये ब्रेक हो जाती है, छिल जाती है तो वापस बनती है? हाँ, पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन वर्ड सुना है? हाँ सर। तो पुनरुद्ध भवन की क्षमता कुछ कुछ भागों में होती है, जैसे हमारे लीवर में सबसे ज्यादा होती है, उसके अलावा त्वचा में भी होती है। तो कुछ कुछ फीमेल्स में इस हाइमन में रीजनरेशन की पावर होती है, ये वापस से रीजनरेट भी हो जाती है, और हो सकता है ये प्रथम संभोग के बाद भी बनी रहे। तो यहां पर यह डिसाइड कर लेना एक मेल के द्वारा कि उसकी वाइफ या उसके साथ में जो स्त्री है उसके अंदर वर्जिनिटी पहले से ही खत्म हो गई है, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं हुई प्रथम संभोग में, तो ये गलत है दोस्त। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। डन, ये था योनि। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है भग, जिसको हम क्या बोलते हैं? मादा की बाह्य जननेंद्री। उसके बाद पढ़ेंगे स्तन ग्रंथियां, ये दोनों अपन पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, हाँ बेटा पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ललित लोखंडे, पार्शियल ब्रेकडाउन, थोड़ी बहुत वो बनी रहती है, ठीक है। ये वेजाइनल छिद्र है और इस पर ये क्या थी? ये हाइमन थी। जब ब्लीडिंग हुई तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत पोर्शन इसका टूटेगा, और टूटने के बाद में यहां से ब्लड रिलीज हो जाएगा। लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत हाइमन जब रह जाती है, ये रह जाती है, तो वो रीजनरेट होने की कोशिश करती है। प्रथम संभोग में ये टूटती है, ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था। डन? हाँ जी पूनम, बिल्कुल बेटा। ओके, चलें आगे। आई, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? मादा की बाह्य जननेंद्री, जिसको हमने क्या बोला है? भग। अभी स्तन ग्रंथियां नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे क्या? स्तन ग्रंथियां बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे ये वाला पोर्शन, भग, जिसको हम बोलते हैं वल्वा। भग, वल्वा। अच्छा, मुझे एक चीज और फटाफट मुझे बता दीजिए, मादा जनन तंत्र जो था उसमें हमने एक जोड़ी अंडाशय देख लिए, क्या हमने सहायक नलिका पढ़ ली क्या? हाँ भाई, जल्दी से मुझे बताइए फटाफट, क्या हमने मादा में सहायक नलिकाएं पढ़ ली? नहीं सर, नहीं पढ़ी अभी। बस अब फालतू प्रश्न नहीं, कितनी अंदर होती है झिल्ली, कितनी बाहर होती है, कैसे होती है, किधर होती है। बेटा एक काम करना, नीट क्लियर कर, उसके बाद में सारी चीजें पढ़ना, ठीक है। हाँ जी, फटाफट मुझे बताइए, क्या हमने सहायक नलिका पढ़ ली? हाँ सर, सहायक नलिका। कितनी सहायक नलिका थी मादा में? 3 सहायक नलिका थी। कौन कौन सी थी? फैलोपियन नलिका, गर्भाशय और योनि, ये 3 थी सहायक नलिका। डन?
ठीक है, तो जरा सोच, हमने मादा जनन तंत्र में अंडाशय देख लिया, सहायक नलिका देख लिया, अब दो चीजें बच गई है, क्या? सहायक ग्रंथि और क्या बच गई? बाह्य जननेंद्री। पहले बाह्य जननेंद्री की बात कर रहे हैं, तो मादा में ये कौन होती है? बाह्य जननेंद्री होती है। कल कितने बजे क्लास है पता है सभी को? हाँ, आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं आज कंटिन्यूअसली लेता रहता। और वैसे भी कल 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 कितने बजे क्लास है पता है सभी को? कल कितने बजे क्लास है पता है सभी को? जो लेट आए हैं एक बार उनको बता देता हूं, 3 बजे क्लास, कल क्लास होगी 3 बजे, ठीक है? जिनको नहीं पता है, रेनू खुशवा आप बाद में आई हैं, 3 बजे कल क्लास होगी, ठीक है? चल, सो बाह्य जननेंद्री है कौन? मादा में कौन बेटा जी? ये आपकी भग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भग, इंग्लिश में बोलते हैं वल्वा। अब ये किससे बनी होती है बेटा? ध्यान से सुनिएगा, ये बनी होती है कुछ कुछ भागों से। सबसे पहला जघन शैल, जिसको हम बोलते हैं मॉन्स टर, नहीं मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। सर ये कौन सा क्षेत्र होता है? ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, ये कौन सा क्षेत्र होता है? तो ये वाला जो क्षेत्र जो होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला जो एरिया जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। यहां पर लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। अगर नहीं पढ़ में आ रहा तो मैं यहां पर जूम भी कर सकता हूं, जहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है क्या? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है? सो मॉन्स प्यूबिस क्या था? ये वाला जो क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। अब इस क्षेत्र को, ये जो मॉन्स प्यूबिस क्षेत्र जो होता है, जिसको हम जघन शैल बोल रहे हैं, यहां पर मिल क्या रहा है? तो यहां पर मिल रहा है बेटा जी दो चीजें मेनली। एक है वसीय ऊतक। वसीय ऊतक का मीन्स मतलब एक तरीके से फैटी पोर्शन जो है, जहां पर फैट भरी पड़ी है। क्या भरी पड़ी है? फैट्स भरी पड़ी है। फैटी पोर्शन है, मतलब फैटी एरिया है, जहां पर थोड़ी सी फैट भरी पड़ी होती है, ठीक है? और दूसरा क्या मिलते हैं? यहां पर बाल मिलते हैं, जिनको हम रोम बोलते हैं, ठीक है? पतले पतले क्या होते हैं? बाल होते यहां पर, ये वाले इस जगह पर, इस तरीके से ये पोर्शन पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, रोम होते हैं छोटे छोटे, ठीक है? सो ये बालों का मिलना यहां पर और वसीय ऊतक यहां पर मिलते हैं, ठीक है? कहां पर? इस एरिया में, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। डन। दूसरा बिंदु ध्यान से सुन, और क्या मिल रहा है? सर ये तो इतना सही था। हाँ, बस इतना सही याद रखना, ये एरिया क्या कहलाता है? मॉन्स प्यूबिस, जघन शैल, जहां पर वसीय ऊतक मिलते हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, हेयर होते हैं, पतले पतले कोमल रोम होते हैं। डन। अब इसके बाद में ये जो पढ़ा रहा हूं ना, ये ध्यान से सुन लेना। गलती से अगर डॉक्टर बन गए ना, और गलती होनी नहीं चाहिए, मतलब गलती ये होनी चाहिए, मतलब मैं चाहता हूं कि ये गलती हो, कि गलती से तुम डॉक्टर बन जाओ, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ये गलती हो, बनने चाहिए हो तुम। ये सारी चीजें फील भी करनी पड़ेगी, ऑब्जर्व भी करनी पड़ेगी, पढ़नी भी पड़ेगी, ठीक है? ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और इसमें अगर किसी को शर्म आ रही है तो क्लास बंद करके वो जाकर पोकेमॉन देख ले। फिर ये स्ट्रक्चर जो होती है, ये पूरा एरिया जो होता है, यहां पर इस तरीके से क्या मिल रहा है बेटा जी? ये त्वचा जो होती है, स्किन जो होती है, स्किन, उस स्किन का फोल्ड मिल रहा है। ये क्या है बेटा? स्किन, त्वचा है, और वो त्वचा जो है वो फोल्ड ले रही है। त्वचा ने क्या ले लिया? इस तरीके से, जैसे ये मेरी त्वचा है, सपोज ये मेरी त्वचा है, ये मेरी स्किन है, ये मेरी स्किन है, इस स्किन ने क्या ले लिया? एक फोल्ड ले लिया, इस तरीके से, फोल्ड घुमाव, ठीक है? तो त्वचा का एक फोल्ड है, ये फोल्डेड पोर्शन है, इस तरीके से फोल्ड है ये, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा रुक जा, ये है बड़ा फोल्ड। फोल्ड मतलब समझ में आ रहा है ना? घुमाव, ठीक है? इसी फोल्ड के अंदर एक छोटा फोल्ड और होता है, ये छोटा फोल्ड है। यानी कुल मिलाकर त्वचा के कितने फोल्ड मिल रहे हैं? सर त्वचा के 2 फोल्ड मिल रहे हैं।
त्वचा के कितने फोल्ड मिल रहे हैं सर? त्वचा के 2 फोल्ड मिल रहे हैं। एक बाहर की तरफ बड़ा फोल्ड मिल रहा है और एक अंदर की तरफ छोटा फोल्ड मिल रहा है। ये बाहर की तरफ बड़ा फोल्ड, ठीक है, और ये अंदर की तरफ छोटे फोल्ड मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, अब ये जो फोल्ड जो होते हैं, त्वचा के जो फोल्ड जो होते हैं, त्वचा के फोल्ड, फोल्ड मतलब घुमाव, ठीक है, ये त्वचा के जो घुमाव जो मिलते हैं, इन घुमाव को क्या कहा जाता है बेटा? इन त्वचा के इन घुमावों को क्या बोला जाता है? भगोष्ठ, लेबिया। याद रखना, ये जो स्किन के जो फोल्ड मिलते हैं, स्किन के ये जो फोल्ड मिलते हैं, इनको क्या बोला जाता है? भगोष्ठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भगोष्ठ बोला जाता है, लेबिया कहा जाता है। ठीक है, और ये लेबिया कितने थे सर? 2 थे, 2 लेबिया है। कौन कौन से? एक बड़ा फोल्ड है और एक छोटा फोल्ड है। बड़े फोल्ड को हमने क्या बोलेंगे? वृद्ध भगोष्ठ। क्या सर ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? जी बिल्कुल लिखा हुआ है। और छोटे वाले को क्या बोलते हैं? लघु भगोष्ठ। एक है वृद्ध भगोष्ठ और एक है लघु भगोष्ठ। तो वो बालक या वो बालिका जो कल मैसेज कर रहा था कोटा, वो जो कल मैसेज कर रहा था, कल नहीं सॉरी परसों मैसेज कर रहा था, एनसीईआरटी पढ़ाओ, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड चीज पढ़ा रहा हूं। जहां एक्स्ट्रा बताने की जरूरत थी एक्स्ट्रा बता दिया है ना। और मैं अपना कोई ज्ञान नहीं यहां पर बांटने की कोशिश कर रहा हूं, जो आता है उतना ही बता रहा हूं, तेरा सिलेक्शन हो जाए उतना ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो वृद्ध भगोष्ठ और लघु भगोष्ठ। ठीक है, वृद्ध भगोष्ठ को हम क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। और लघु भगोष्ठ को हम क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। सर एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी में नाम। भाई हिंदी में लिखा बेटा मैंने, वृद्ध भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ। वृद्ध भगोष्ठ जो होता है लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ जो होता है लेबिया माइनोरा। सर ये रोम क्यों होते हैं? ये एक द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है मादा के अंदर। सेम टू सेम नर के अंदर भी, नर के अंदर भी जो शिशनीय भाग जहां से ओरिजिनेट होता है, जहां से शिशन ओरिजिनेट होता है, उसके आसपास रोम होते हैं। ये द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं। ठीक है, द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं। प्राथमिक लैंगिक लक्षणों के अलावा द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं। प्राथमिक लैंगिक लक्षण का मतलब क्या होता है? युग्मकों का निर्माण। और द्वितीय लैंगिक लक्षणों का मतलब क्या होता है? जो लैंगिक अंग से संबंधित, मेनली बाह्य जननेंद्रिय से संबंधित जो लक्षण जो होते हैं उन्हें हम द्वितीय लैंगिक लक्षण बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है। एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था, आज मेरे को टेलीग्राम पे भी पूछा कि सर एक क्वेश्चन था, उपरोक्त में से द्वितीय ग्रंथि कौन सी नहीं है? उसमें आंसर था स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि जो होती है वो द्वितीय लैंगिक ग्रंथि नहीं होती है। हालांकि ये चीज आज बतानी थी, जब हम क्या पढ़ते, स्तन ग्रंथियां पढ़ते, तब आता वो जिसने भी पूछा था, राघव नाम से बच्चा था। द्वितीय लैंगिक अंग नहीं है ये, याद रखना, जिसने भी पूछा था द्वितीय लैंगिक अंग नहीं है। सर मेल में भी मॉन्स प्यूबिस होता है, तेरे को बताया मैंने, मेल में मॉन्स प्यूबिस था। है? कौन है रे बांगड़ू? है? क्या तूने मेल में मॉन्स प्यूबिस पढ़ा? क्या तूने मेल में बाह्य जननेंद्रिय को वल्वा बोला था? उसमें तूने मॉन्स प्यूबिस पढ़ा था? है? बुद्धि कहां छोड़कर आया है? सोच, सोच, दिमाग लगा। सर मूत्रनाल कौन सी है? अभी आ रहा है, थोड़ा सा रुक जा। हाँ भाई, स्तन ग्रंथियां वो द्वितीय लैंगिक अंग नहीं है। सोच, द्वितीय लैंगिक अंग क्या थे? वो अंग जो रास्ता दे रहे थे या युग्मकों के संलयन में हेल्प कर रहे थे। मैं आपको प्रश्न बता देता हूं, वो प्रश्न क्या था और वो बालक कौन है जिसने ये पूछा था। श्रेयस पटेल काहे मिस कॉल कर रहे हो बे? हाँ भाई, वो बच्चा कौन था? रोशन जाटव ने क्वेश्चन पूछा, कौन सा एक द्वितीय लैंगिक अंग नहीं है? ध्यान से सुन लो, कौन सा एक द्वितीय लैंगिक अंग नहीं है? ऑप्शन में था योनि, दूसरा शिशन,
तीसरा प्रोस्टेट, और चौथा स्तन ग्रंथि। लिखने में टाइम वेस्ट होएगा, अब खुद दिमाग लगा, दिमाग लगा यहां पर, सोच। द्वितीय लैंगिक अंग कौन से थे रोशन जाटव? हमको भेजने से पहले जरा सोचता तो सही, क्या मैंने तेरे को द्वितीय लैंगिक अंगों की डेफिनेशन बताई थी? क्या थी द्वितीय अंगों की डेफिनेशन क्या थी? वो अंग जो रास्ता दे रहे थे, जो मार्ग प्रदान कर रहे थे, या जो संलयन में हेल्प करते हैं। क्या योनि ने रास्ता दिया? हाँ दिया। शिशन जो था, क्या उसके अंदर मूत्र मार्ग था? क्या उससे वीर्य जा रहा था? हाँ सर, जा रहा था। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या युग्मकों के संलयन में हेल्प करेगी? हाँ सर, वीर्य का निर्माण कर रही है। हाँ सर। अब आप मुझे बताइएगा, ये तो द्वितीय लैंगिक अंग है। सोच, ये स्तन ग्रंथियों से तो दुग्ध का निर्माण हो रहा है। क्या दुग्ध युग्मकों को रास्ता दे रहा है? क्या दुग्ध स्तन ग्रंथियों से जो दूध उत्पन्न होएगा बच्चे को पोषण के लिए, क्या युग्मकों को रास्ता दे रहा है? क्या युग्मकों के संलयन में हेल्प करता है ये स्तन ग्रंथि? नहीं ना। तो बस आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय लैंगिक अंग नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन कहां से होगा? सर हमने पहले सुना था कि मादाओं के अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है स्तन ग्रंथियों का विकास। द्वितीय लैंगिक लक्षण और द्वितीय लैंगिक अंग इज डिफरेंट चीज। हाँ, डन, क्लियर। तो ये द्वितीय लैंगिक अंग नहीं है, लेकिन स्तन ग्रंथि जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होता है वो होता है स्तन ग्रंथि का विकास। किसमें? मादाओं में। आइए बेटा, यहां पर हम जो बात कर रहे थे जरा उस पर फोकस करते हैं। त्वचा के दो फोल्ड मिल रहे थे। त्वचा के जो फोल्ड मिलते हैं उनको हम, उन घुमावों को हमने क्या बोला था? भगोष्ठ। और ये जो भगोष्ठ जो थे ये दो प्रकार के थे, एक थे वृद्ध भगोष्ठ और एक थे लघु भगोष्ठ। वृद्ध मीन्स बड़ा और लघु मीन्स छोटा। सर प्रश्न क्या बनेगा? ध्यान से सुन। ये जो वृद्ध भगोष्ठ जो था, इस वृद्ध भगोष्ठ पर, ये जो वृद्ध भगोष्ठ था, इस वृद्ध भगोष्ठ पर एक उंगली नुमा संरचना मिल रही थी। यहां पर क्या इस वृद्ध भगोष्ठ पर एक उंगली नुमा, पतली सी उंगली नुमा संरचना मिलती है, जिसको हम बोलते हैं भगशेफ। क्या बोलते हैं इसको? हम क्या बोलते हैं? भगशेफ कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं। और ये एक उत्तेजनशील संरचना होती है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भगशेफ कहां पर होती है? तो जरा सोच, ये भगशेफ कहां पर मिल रही थी? जहां पर, इधर देख, जहां पर, ध्यान से देखना, जहां पर ये आपके वृद्ध भगोष्ठ के ऊपरी मिलान बिंदु पर मिल रही थी। सोच, ये दो वृद्ध भगोष्ठ है, ये वृद्ध भगोष्ठ का ये जो ऊपर की तरफ ये जो मिलान जो हो रहा है, मिल रहे हैं, वहां पर एक ऊपर उंगली नुमा संरचना मिल रही है जिसका नाम है भगशेफ। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये एक उत्तेजनशील संरचना है। अब इमेजिन कर, क्या नर में भी कोई उत्तेजनशील संरचना थी? हाँ, कौन? शिशन। तो नर के शिशन के समान मादा में एक उत्तेजनशील संरचना है जिसका नाम है भगशेफ, जो कहां पर मिल रही है? वृद्ध भगोष्ठ के ऊपरी मिलान बिंदु पर मिल रही है। ये थी चीज जो मैं यहां पर लिखने वाला हूं। यहां पर क्या? वृद्ध भगोष्ठ के ऊपरी मिलान बिंदु पर उत्तेजनशील संरचना पाई जाती है। और वो जो उत्तेजनशील संरचना है उसका नाम आपने याद रखना है भगशेफ, क्लाइटोरिस, जो किसके जैसी है? लाइक शिशन। क्योंकि शिशन भी कैसा था, पेनिस भी कैसा था? एक उत्तेजनशील संरचना थी। लेकिन जरा सोच, शिशन एक मार्ग प्रदान कर रहा था किसको? वीर्य को जाने के लिए। क्या ये क्लाइटोरिस कोई मार्ग प्रदान कर रही है? ये तो सिंपल स्किन की, त्वचा का एक मासल फोल्ड होता है।
मतलब एक मांसपेशीय संरचना है। अरे मेरे भाई, उत्तेजनशील संरचना का मतलब क्या था? जो प्रचंड अवस्था में आ जाए, जो उत्तेजित हो जाए, जो सुप्त अवस्था से उत्तेजित हो जाए, है जिसके अंदर क्या मिलेंगी? मांसपेशी मिलेंगी। हाँ सर, मांसपेशी मिलेंगी। ठीक है। एक्साइटेशन लेवल जो होता है संभोग प्रक्रिया में, वो इंक्रीज हो जाता है किससे? क्लाइटोरिस से, बस और कुछ नहीं है। शिशन जो था वो एक मार्ग दे रहा था, उसके अंदर मूत्र मार्ग था जिससे वीर्य आ रहा था। क्या इसमें कोई मूत्र मार्ग है? क्या इसमें कुछ है? नहीं, सिंपल ये मांसपेशियों से बनी हुई संरचना है जिसका नाम है भगशैफ, जो कहां पर मिल रही थी? इस जगह पर पाई जा रही है, इस जगह पर। खत्म। हाँ जी, हाँ जी सर, ये लेबिया मोनोरा के अटैच पॉइंट पर होती है। लेबिया मोनोरा या माइनोरा? लेबिया माइनोरा, जरा एक बार वापस से पढ़ मेरे भाई। लेबिया मेजोरा लिखा हुआ है। हाँ मेरे भाई, क्या आपको पता है इस बार जो टेस्ट जो होएगा उसमें कंप्लीट सिलेबस आएगा? जितना भी अब तक पढ़ाया जाएगा, इन द सेंस जितना भी पढ़ाया जाएगा वो आएगा। हाँ भाई। अरे भैया, मुस्कान नामदेव, आयुष नामदेव, क्या चाहते हो तुम लगातार काहे कॉल कर रहे हो भाई? है क्या तुमको यहां से भी ब्लॉक कर दूं क्या? बोलिए, कर दूं? नहीं ना? सो बेटा, यहां पर क्या पाई जा रही है? लेबिया ये लेबिया मेजोरा जो है, यहां पर क्या पाई जा रही है? क्लाइटोरिस पाई जा रही है। डन? ठीक है, क्लियर। अब मिस्टेक जो दे रखी है हमारी एनसीईआरटी में, वो मैं आपको बताता हूं। मिस्टेक क्या कर रखी है हमारी एनसीईआरटी में? जो मिस्टेक कर रखी है वो ये कर रखी है, ये जो भगशैफ जो थी, ये भगशैफ जो है, क्लाइटोरिस जो है, ये कहां पर मिल रही है? वृद्ध भगोष्ठ के ऊपरी मिलान बिंदु पर। ये है मिस्टेक। किस चीज की? वृद्ध भगोष्ठ। क्यों? क्योंकि अब आप डायग्राम देखिएगा और आप खुद मेरे को बताइएगा, क्या ये सही लिखा है? ये देख, अब बता, क्या तेरे को ये क्लाइटोरिस यहां पर जो लिखा हुआ है, क्या तेरे को लेबिया मेजोरा के ऊपरी मिलान बिंदु पर दिख रहा है ये क्लाइटोरिस? दिस इज क्लाइटोरिस। या लेबिया माइनोरा के ऊपरी मिलान बिंदु पर दिखाई दे रहा है? सोच, दिमाग लगा। लेबिया मेजोरा कि लेबिया माइनोरा? सर, लेबिया माइनोरा के ऊपरी मिलान बिंदु पर मिल रहा है, लेबिया मेजोरा के नहीं मिल रहा। तो इसीलिए दोस्त ये याद रखना, भूलना जाइएगा, हमारी एनसीईआरटी, कौन सी? हिंदी की एनसीईआरटी में ये मिस्टेक है। क्या? वृद्ध भगोष्ठ लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है? ये लघु भगोष्ठ है। विश्वास ना हो तो एक बार इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में देख लेना, लेबिया माइनोरा। ठीक। पांच 5:50 तक। ठीक ठीक बच्चों, ये क्लास जो है 5:50 तक चलेगी, फिर फिजिक्स की क्लास जो है वो 6 बजे से स्टार्ट होगी। हाँ जी, हाँ वो बता दिया, केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी। जितने भी बच्चे यहां पर कॉल कर रहे हैं मेरे को, और जिनके पास नंबर आ गए हैं, किसी ने कर दिया है नंबर, आज ये नंबर बंद हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आज ये नंबर बंद हो जाएगा। मैंने अभी एक नया नंबर ले लिया है, जो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मेरी बीवी को भी नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, कसम से। मैं शांति से रहूंगा कुछ दिन। ठीक है, थोड़ा माइंड जो है थोड़ा सा स्टेबल होएगा।
सर याद कौन सा रखना है? ये याद रखना है बेटा, ये याद नहीं रखना है ना। और आपकी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, क्यों? क्योंकि ये हिंदी मीडियम में मिस्टेक है, इंग्लिश में नहीं है। हाँ ठीक है, चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? भग, जिसके कुछ बाह्य जननेंद्रिय, जिसका पहला भाग था जग्नशैल, दूसरा है भगोष्ठ। भगोष्ठ दो थे, वृद्ध भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ। वृद्ध भगोष्ठ स्किन के दो बड़े फोल्ड, लघु भगोष्ठ स्किन के दो छोटे फोल्ड। लघु भगोष्ठ जो है, उस लघु भगोष्ठ के ऊपरी मिलान बिंदु पर एक उत्तेजनशील संरचना पाई जाती है जो मांसपेशियों से बनी होती है, जिसका नाम होता है भगशैफ, जिसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं, जो किसके समान है? शिशन के समान है। ठीक है जी, डन। ठीक, एक बार इसको खत्म कर लें, फिर एक बार जिन जिन के जो भी डाउट है फिर वो लेते हैं, उल्टे सीधे नहीं। सर मादाओं में डेट क्यों आती है, मादाओं में आर्तव चक्र क्यों होता है? मैंने तेरे को अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जब आर्तव चक्र आएगा तो समझ में भी आएगा। हाँ भाई, चल आगे बढ़ते हैं यहां पर। नेक्स्ट, अब ये भग में जग्नशैल हो गया, भगोष्ठ हो गया। अब इसके बाद में एक और चीज रहती है, और वो क्या रहता है? ध्यान से देखना। देख मेरे भाई, इस तरीके से लेबिया मेजोरा था, इसके अंदर ये लेबिया माइनोरा था, लेबिया माइनोरा के ऊपर क्लाइटोरिस था। डन। अब इधर देखना और बताइए, ये जो एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं ये एरिया लघु भगोष्ठ के अंदर है? पता नहीं पूनम कुमारी, मेरे को नहीं पता। हाँ जी बताइए, क्या ये एरिया लघु भगोष्ठ के अंदर है ना? ये एरिया जो लघु भगोष्ठ के अंदर है, इसको बोला जाता है प्रकोष्ठ, वेस्टिब्यूल। क्या बोला जाता है? वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल प्रकोष्ठ क्या था? लघु भगोष्ठ के अंदर का एरिया, लघु भगोष्ठ का आंतरिक क्षेत्र जो है, लघु भगोष्ठ के अंदर क्षेत्र, एरिया जो मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकोष्ठ, वेस्टिब्यूल। और इस प्रकोष्ठ में दो छिद्र पाए जा रहे हैं, एक ही छोटा है और एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला जो छिद्र जो है दोस्त, इस बड़े वाले छिद्र को हमने क्या बोला है? ये जो बड़ा वाला जो छिद्र है, कमलेश गौतम, एक बार मैं क्लास से ना डिलीट कर दूंगा, पता नहीं लगेगा कहां चला जाएगा। ये जो बड़ा वाला जो छेद जो होता है, इस बड़े वाले छिद्र को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? योनि छिद्र। और ये वाला जो छिद्र जो होता है, छोटे वाला जो छिद्र जो होता है, इसको हम बोलते हैं मूत्र छिद्र। तो एक मूत्र छिद्र है और एक योनि छिद्र है। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछने वाला हूं फटाफट। इसको हम क्या बोलेंगे? वेजाइनल ओपनिंग बोलेंगे, वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल पोर या वेजाइनल ऑरिफिस, अभी आपको बताया था। ठीक है जी, और ये आपकी क्या हो जाएगी? यूरेथ्रल ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी हुई है, ये देखिए यहां पर लिखी हुई है यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये वेजाइना है, वेजाइना का छिद्र है, यूरेथ्रल ओपनिंग।
चलो यहां पर लिख देते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। चलिए जनाब जल्दी से मेरे सीधे से प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्या नर में जनन और उत्सर्जन पथ जो था, जनन पथ उत्सर्जन पथ समान था या अलग अलग था? मादा में जनन पथ और उत्सर्जन पथ समान है या अलग अलग है, बताइए। हाँ जी ठीक है। नर में एक ही नलिका थी, कौन सी? मूत्र मार्ग, याद आ रहा है? एक ही नलिका थी मूत्र मार्ग जो वीर्य को लेकर आ रही थी। अब वीर्य आ रहा है, वीर्य जनन से संबंधित है, यानी मूत्र मार्ग जो है वो एक जनन पथ है, और वही मूत्र मार्ग से मूत्र भी आ रहा है, उत्सर्जन पथ। तो नर के अंदर एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही नलिका से संबंधित थे, ठीक है। सो जनन पथ और उत्सर्जन पथ दोनों समान थे, किसके अंदर? नर के अंदर, है ना, समान थे। लेकिन मादा में अलग है, मादा में अलग है। कैसे? सोच, ये छिद्र जो है, ये योनि छिद्र, ये कुछ रिलीज नहीं कर रहा, ये ग्रहण कर रहा है। किसको? नर के शिशन को। शिशन को ये ग्रहण करेगा, नर अपने वीर्य को अंदर यहां पर स्त्रावित कर देगा। अब आप मुझे बताइए, नर जब अपने वीर्य को मादा की योनि में निकाल देता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। नर जब अपने वीर्य को मादा योनि में छोड़ देता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? फटाफट। सर इसमें से ओवम कहां से निकलेगा? तुम्हारे एक चांटा लगेगा ना, चांटा, तुम्हें समझ में आ जाएगी चीज। कह रहा है इसमें से ओवम निकलेगा। लप्पड़ देखा है? लप्पड़ कहां पे पड़ता है? गाल पे भी पड़ता है, इस पे भी पड़ता है, इस पे भी पड़ता है, पीछे से भी लग जाता है, ऊपर भी लग जाता है कभी कभी। यहां से तू अंडाणु निकालेगा है भोंदूलाल? कुछ तो बुद्धि का इस्तेमाल कर ले यार, कुछ 1%, अरे 0.1% इस्तेमाल कर ले, यहां से तू अंडाणु निकालेगा, मूर्ख। क्या होएगा यहां पर? वीर्य सेचन। नर जो है क्या करेगा? वीर्य सेचन करेगा। क्या करेगा? वीर्य सेचन करेगा। वीर्य सेचन को इंग्लिश में क्या बोला था? इंसेमिनेशन। और मैंने आपको बोला था हमारी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में ये भी मिस्टेक थी। नहीं हो विश्वास तो पढ़कर देख लीजिएगा जनाब, ठीक है। अब नर ने इस छिद्र से होते हुए अपने शिशन को यहां पर अंदर डाला, वीर्य सेचन कर दिया। अब ये जो नलिका जो होगी अंदर की तरफ, ये नलिका जो होगी, इस नलिका से वीर्य आगे जाएगा। कहां जाएगा? योनि से होता हुआ किस में जाएगा? गर्भाशय ग्रीवा, ग्रीवा से होता हुआ काय, काय से होता हुआ फैलोपियन नलिका। अब आप मुझे बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल होएगा वीर्य के ऊपर की तरफ गति करने की? कोई प्रोस्टाग्लैंडिन याद आ रहा है? याद आ रहा है? जो मांसपेशीय संकुचन कराएगा, जिससे वीर्य अपलिफ्ट होएगा, जाएगा। याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ याद आया होगा। चलो जी, तो कुल मिलाकर ये जो द्वार जो था, ये वाला द्वार जो था, ये वाला छिद्र जो था, ये द्वार जो था, ये किससे संबंधित है? क्या ये जनन से संबंधित है या उत्सर्जन से संबंधित है? खुद सोच। ये नलिका जो होगी, योनि जो है मेरे भाई, ये तूने ये पढ़ा, ये आजा, अरे आजा, हाँ, ये योनि है। क्या ये उत्सर्जन से संबंधित तेरे को कहीं पर दिखा कि यहां से मूत्र आ रहा है? दिखा क्या कहीं? नहीं ना। तो मूत्र नलिका अलग होगी दोस्त। इसमें मादाओं में मूत्र नलिका इज डिफरेंट। मादाओं में मूत्र नलिका जो होगी वो अलग होगी। डन। तो याद रखना, क्या मादाओं में इस तरीके से ये किडनी होएगी और ये किडनी से मूत्र नलिका निकलेगी। मूत्र नलिका मूत्राशय में ओपन होएगी, ये मूत्राशय से मूत्र मार्ग निकलेगा और मूत्र मार्ग एक छिद्र में ओपन होएगा और वो छिद्र ये रहा दोस्त, ये रहा छिद्र।
इस छिद्र से मूत्र उत्सर्जित होगा। तो मादाओं के अंदर जनन पथ और उत्सर्जन पथ कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, जबकि नर के अंदर कॉमन पाथवे होता है। याद रखना, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी पाथवे इज कॉमन इन मेल्स व्हाइल डिफरेंट इन फीमेल्स। डन। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ये था क्या बेटा जी? भग, जिसको हमने बोला एक्सटर्नल जेनाइटल। अब क्या रह गया सर? यहां पर दो चीजें रह गई हैं। क्या? एक हमें पढ़ना है क्या? स्तन ग्रंथि, और एक हमें पढ़नी है बार्थोलिन ग्रंथि। ये कल पढ़ेंगे, और कल पढ़ने के बाद में टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगला। ये मादा जनन तंत्र समाप्त हो जाएगा, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्या? युग्मक जनन। युग्मक जनन यानी अंडाणु का निर्माण और शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुक्र जनन बोलेंगे। और अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन बोलेंगे। ये पढ़ेंगे। सर प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? ग्लैंडिन 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 तुम्हारे कान पे लगे। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? ये देखा है, देखा है कसम से। ऑफलाइन में एक बार पढ़कर देखता और टीचर से एक बार पूछ कर देखता, सर ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, क्योंकि उस टीचर ने तुमको पढ़ा दिया। एक बार पूछ कर देखता, मजा आता तेरे को। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? कसम से। हाँ जी सर, आगे पढ़ाओ। क्यों? फिजिक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा क्या? टाइम हो गया बेटा। अब अगली क्लास है आपकी फिजिक्स की 6 बजे से। ठीक है, कल कितने बजे से क्लास होएगी? 3 बजे से होएगी। जिसका फटाफट कोई डाउट है जल्दी से पूछ लीजिएगा। सर टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? जितना अब तक पढ़ा है सारा आएगा। सर ये 3 बजे से क्लास क्या अब रेगुलरली होएगी? नहीं भैया, कल के लिए मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि चीजें थोड़ी सी ज्यादा है इस चैप्टर में, है ना, और थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से थोड़ा सा कल मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम कर रहा हूं कल के लिए। ठीक है। हाँ जी सर, काउपर और बार्थोलिन का काम सेम है? यस बिल्कुल काम सेम है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एनालॉगस, यानी समरूपी क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं। अरे यार अभी तो बता दिया विकास कुमार कि जब ब्लीडिंग होएगी तो थोड़ा बहुत ओपनिंग मेम्ब्रेन हटेगी, लेकिन पूर्णतः नहीं हट रही है वो। अभी तो बताया यार। क्या पता तुम्हारा डाउट किसी और का भी और मैंने आंसर दे दिया, फिर तुम वही कंटिन्यूअसली वही चीज कॉपी पेस्ट करने में लग जाते हो। कभी देख भी लिया करो, सुन भी लिया करो कि किसी का डाउट, क्या पता तुम्हारा भी डाउट हो, है ना। हाँ जी सर, समजात क्या होते हैं? सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। समरूपी क्या होते हैं? समवर्ती क्या होती है? डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। ठीक है, तो अब जरा सोच, यहां पर बार्थोलिन और काउपर का सेम फंक्शन है। फंक्शन समान है, संरचना अलग है। इनको हम समजात बोलते हैं कि समरूप बोलते हैं? सोच, समजात क्या होते हैं? होमोलोगस क्या होते हैं? सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। समरूप क्या होते हैं? सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर। थोड़ा सा सोच, क्या होगा आंसर? हाँ जी, हाँ रामजी पटेल, इस बार यही क्वेश्चन आने वाला। तेरी जनरल नॉलेज की क्लास नहीं है, नहीं तो बाद में यूपीएससी की तैयारी कर लेना। ठीक है। मॉन्स प्यूबिस मेल में विदलन क्या होता है? एक प्रकार का समसूत्री विभाजन जिसमें वृद्धि नहीं होती है। नहीं पता नहीं गुलफाम राणा किसके समान होता है। मादा का शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में, तुम्बिका क्षेत्र में होता है। आरम 1 आरम 2 कब जुड़ेंगे? 20 अगस्त से। हाँ जा सकते हैं बेटा। सर सीमन जब यूरिन के साथ मिक्स हो जाएगा तो स्पर्म पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बेटा जी आपको याद हो रहा है कोई काउपर ग्रंथि थी? सोच, यहां से यूरिन निकल रहा है और उसी के पीछे पीछे तो सीमन नहीं निकाल सकता मेरे भाई, क्योंकि यूरिन जब निकालेगा,
मूत्राशय के अंदर मूत्र भरा होएगा, मूत्राशय फुल हो गया है, फिर तू प्रेशर डालेगा तभी मूत्र निकलेगा ना, है ना। और उस टाइम पर वीर्य कैसे निकलेगा? एक ही समय पर दो द्रव नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि मूत्र निकलने के बाद में मूत्र की अगर थोड़ी बहुत बूंदें यहां पर रह जाती हैं जो अम्लीय होती हैं, और वीर्य फिर यहां से अगर निकलेगा तो उस वीर्य को यहां पर अम्लीय वातावरण मिलेगा, तो वीर्य के अंदर जो शुक्राणु वो तो नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर जो तेरे को काउपर ग्रंथि याद आ रही है, बल्बोयूरेथ्रल काउपर ग्रंथि, उस काउपर ग्रंथि ने क्या निकाला था? श्लेष्म पदार्थ निकाला था। वो श्लेष्म पदार्थ क्या करा रहा था? शिशन को स्नेहन तो दे रहा था, लुब्रिकेट तो कर रहा था, चिकनाहट तो दे रहा था, साथ ही साथ अंदर का जो अम्लीय वातावरण जो होता है उसको भी कैसा कर देता है? क्षारीय कर देता है। ये पॉइंट मेरे से मिस हो गया था, माफ करिएगा। क्या कि इस मूत्र मार्ग में यूरिन भी जाता है और इसी से वीर्य भी आता है। यूरिन का पीएच कैसा होता है? अम्लीय होता है, 6.8 के आसपास होता है, 6.5 से 6.8 के आसपास होता है। सर अगर इतना मिला तो सर तो फिर तो शुक्राणु को प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें अंदर जो मूत्र की बूंदे अगर रह जाती हैं, अंदर थोड़ा बहुत रह भी जाता है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? क्षारीय करना पड़ेगा। और ये करने के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? काउपर ग्रंथि। हाँ जी, सर वो प्रतीक वर्मा न्यू नंबर से मैसेज करता रहता है। बेटा एक काम करना, जिसने भी ये मैसेज किया है मेरे को व्हाट्सएप पे, तुम्हारे पास अगर नंबर है मेरा तो उस पे मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। और तुमने मेरे को टेलीग्राम पर भी मैसेज किया था, अभी मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं इसके खिलाफ कंप्लेन कर देता हूं, ठीक है। अपने आप सारे नंबर निकल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। 1 मिनट में इसको सारी की सारी इसकी हकीकत सब कुछ बयान हो जाएंगी, है ना। जब केस होता है ना फीमेल को छेड़ने का, तो सब कुछ निकल आएगा बेटा, सब कुछ। इसकी ऐसी खबर ले लूंगा ना ढंग से, जिंदगी भर पछतावा होएगा इसको कि मैं यहां पर डाउटनट में एडमिशन क्यों ले लिया, ठीक है। मेरे को बता देना, ठीक है। क्योंकि आधार कार्ड तो लगता है ना बेटा, है ना। सब कुछ पता लगा लूंगा मैं इसकी, सारे चिट्ठे खोल के रख दूंगा इसके, ठीक है। मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। चलो जी, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।